तो इन्वेस्टिंग साइंस द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फंडामेंटल सीरीज के सेशन 2 में आपका स्वागत है। तो इस सेशन से हमारी शुरुआत होती है फाइनेंशियल एनालिसिस के चैप्टर से, और इस चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला सब चैप्टर है दैट इज ऑन हाउ टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म डिटेल्ड एनालिसिस ऑन ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन तीनों स्टेटमेंट पे कैसे काफी डिटेल एनालिसिस हमें परफॉर्म करनी है एंड हाउ ऑल दिस थ्री स्टेटमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है ये भी हम समझेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल वीडियोस में मैंने इंटरकनेक्शन वाली बात नहीं देखी, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, प्रैक्टिकल इंसाइट्स डिराइव करेंगे। और मैं कोई आपको screener.in पे जाके ये सेल्स होता है, एक्सपेंसेस ऐसे कैलकुलेट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट होता है, मैं आपको ये नहीं चीज करने वाला, ऑब्वियसली हवा में नहीं चीजें बताऊंगा। मैं आपको कंपनी के सीधे एनुअल रिपोर्ट में जाके उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से कैसे रस निकालना है, कैसे इन तीनों स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकली देखना है, समझना है, हर एक लाइन आइटम को, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबको कैसे कनेक्ट करना है, ये सारा चीज बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम कंप्लीट एनालिसिस करना सीखेंगे, ट्रू एनालिसिस करना सीखेंगे। एंड आई होप कि ये सेशन काफी वैल्यूएबल रहेगा आपके लिए। एंड इस सेशन को ना आप अपना कॉलेज का लेक्चर समझ के देखिए, नोट्स उठाए, लैपटॉप लीजिए और बहुत काम करना है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्या करने वाले हैं हम? सोना कॉमस्टार लिमिटेड ये कंपनी है, इसका हम करेंगे आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बेसिकली हम समझेंगे कि एनुअल रिपोर्ट में जाके जो प्राइमरी सोर्स है कंपनी का, वहां पे जाके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, ये क्या है, इसको लिंक कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लिंक कैसे करना है, सेंस कैसे बनाना है नंबर्स का, और आखिर में screener.in में इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है ये भी समझेंगे। तो दोनों सोर्सेस का आज आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा, राइट। तो ये हम करने वाले हैं। तो सोना BLW ये कंपनी है। एक चीज बता देता हूँ, जब भी आप फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे कंपनी का ना एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, सिर्फ बेसिक आइडिया। आज हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस चैप्टर की ये शुरू है, राइट, ये शुरुआत है। तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा बिजनेस का आपको एक आइडिया होना चाहिए कि सोना BLW क्या करती है। अगर मुझे एक लाइन में आपको बताना हो, एक लाइन में बताना हो सिर्फ, तो ये कंपनी कुछ नहीं बल्कि एक ऑटो एक्सिलरी कंपनी है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करके टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी या BMW ग्लोबल OEMs ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर या गाड़ियां वाले कंपनी को बेचती है ताकि उनके गाड़ियां अच्छी चले, खत्म बात। तो ये होता है एक बिजनेस का आइडिया, राइट। तो पूरा बिजनेस एनालिसिस नहीं करना है, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए आपको सिर्फ बेसिक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल्स अच्छे लगते हैं कंपनी के, कुछ पोटेंशियल नजर आ रहा है कंपनी का कि फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं और भी तगड़ी ग्रोथ आ सकती है, तब जाके हम कंपनी का डिटेल में बिजनेस एनालिसिस करेंगे, जिसका प्रोसेस हम बिजनेस एनालिसिस चैप्टर में समझेंगे। ये फाइनेंशियल एनालिसिस का लॉजिक हो गया, राइट। तो एनुअल रिपोर्ट में आइए आप भी, और एनुअल रिपोर्ट जब आप ओपन करोगे ना कंपनी का, तो कैसे करोगे, तो वो तो सब प्रोसेस बता देता हूँ। screener.in पे आओगे आप, आने के बाद डॉक्यूमेंट्स पे चले जाना है, एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे क्लिक करना है, फाइनेंशियल ईयर 2024, राइट। फिर ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। खुलने के बाद वो सारे जो AI टूल्स थे आपके, वो भी आपको रेडी करके रखना है, जो कि सेशन 1 में मैंने बताए थे। ये एनुअल रिपोर्ट है सोना BLW का। हम आएंगे कंट्रोल F करेंगे। कंट्रोल F करने के बाद, कंट्रोल F मतलब सर्च करता है ये डॉक्यूमेंट के अंदर, हमें जाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर। कंसोलिडेटेड क्यों? स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड क्या होता है, एक मिनट में समझते हैं। स्टैंडअलोन मतलब कंपनी, पेरेंट कंपनी का सिर्फ एनालिसिस हो रहा है। कंसोलिडेटेड मतलब पेरेंट कंपनी ही नहीं, उसकी सब्सिडियरीज, उसके छोटे छोटे बच्चे कौन है वो भी मुझे जानना है, सब कुछ जानना है कंपनी के बारे में। ग्रुप लेवल पे कितना कमा रही है कंपनी, वो सारा एनालिसिस कंसोलिडेटेड में पेश किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो कंसोलिडेटेड हम हमेशा देखेंगे, राइट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद स्क्रॉल करना है, देखना है, और यहाँ पे आपको ये पेज दिखाई देगा। अभी आ गए आप यहाँ पे, राइट। अभी इसका बिग पिक्चर समझाता हूं मैं, फिर हम हर एक लाइन आइटम को समझेंगे, लिंक करना समझेंगे, और बहुत काम है, राइट, बहुत ज्यादा काम है। तो चलिए आप जल्दी से शुरू करते हैं। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यहाँ पे, उसके बगल में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट है। सभी का लॉजिक समझते हैं, पहले मैं आपको बड़ा पिक्चर देना चाहता हूँ। तो बैलेंस शीट आपको क्या बताता है? बैलेंस शीट आपको बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। कंपनी जब से शुरू हुई थी, अभी ये कंपनी 2000 या 1999 में शुरू हुई थी, तो 25 साल में, 26 साल में कंपनी ने टोटल क्या किया,
अपने साथ अपने एसेट्स कितने बिल्ड किए और टोटल लायबिलिटी उधारी कितनी बिल्ड हुई, उसका पूरा ढांचा ये बैलेंस शीट आपको देता है, राइट। सिंस इंसेप्शन टिल नाउ all the data is present in the balance sheet. It tells you the financial position at a particular point of time, right? साल का नहीं बताता। अभी ये जो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, एसेट्स के अंदर ये जो पहला सेक्शन है आपका, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, ये एसेट्स के अंदर जो नॉन करंट एसेट्स है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये जो अमाउंट दिखाई दे रही है, पहले तो ये मिलियन में फिगर है, ये पढ़ना है आपको सब कुछ मिलियंस में, मतलब करोड़ में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 911 करोड़ के वर्थ के एसेट्स है 31 मार्च 2024 ये फाइनेंशियल ईयर में, राइट। तो इसका मतलब है कि जब से शुरू हुई थी कंपनी 1999 से लेकर अभी तक इतने वर्थ के एसेट्स कंपनी बिल्ड कर चुकी है, राइट। और 2023 में कितने थे, सिंस इंसेप्शन टिल 2023 कितने थे, 8,820 करोड़ के थे। तो 820 करोड़ से 911 करोड़ हुआ है इस साल, कितना चेंज हुआ है वो हम डिफरेंस से पकड़ सकते हैं, सिंपल, राइट। तो बैलेंस शीट क्यूमुलेटिव होता है, क्यूमुलेटिव, आई होप आपको क्यूमुलेटिव का मतलब पता होता है, राइट। तो ये क्यूमुलेटिव है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपका ईयरली होता है, ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, कितना कमाया आपने, यही तो बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मैंने कितना बेचा, बेचने के लिए कितने खर्चे किए, कितना कमाया, खत्म बात। इस साल में कितना कमाया वो मुझे ये बता रहा है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी साल का ही होता है कि इस साल क्या हुआ, इस साल कितना कैश एक्चुअली जनरेट हुआ, कितना कैश में इन्वेस्टमेंट किया, एक्सेट्रा, सारी कैश की चीजें बता रहा है, राइट। तो बैलेंस शीट क्यूमुलेटिव होती है। बैलेंस शीट के बाद थोड़ा सा आपको दिमाग ओपन रखना है। नाउ शुरू करने से पहले मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये रिजल्ट नोटेशंस क्लियर करना है। बहुत इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि H1 वर्सेस H2, Q2, Q3, ईयर ऑन ईयर, Q इसमें, तो ये तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए बाबा। तो भाई 5 मिनट में खत्म कर देता हूँ डाउट। तो यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट्स नोटेशंस में आपको जो रिजल्ट्स के नोटेशंस होते हैं, बेसिकली इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर, हाफ ईयर क्या चीज होती है, उसको जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है भाई, 1 अप्रैल से लेके आपका 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 जनवरी से दिसंबर वाला नहीं है। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये तो सबको पता है, ये पढ़ लेना आप खुद से, मुझे प्रैक्टिकली समझाने चीजों को। हाफ ईयर मतलब 6 महीने भाई, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर वो हाफ ईयर हो गया। फिर H1, H1 मतलब पहला 6 महीने, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, जो दूसरा हाफ हो गया 6 महीना, वो हाफ ईयर में कवर हो जाएगा, H2 में कवर हो जाएगा। H1 पहले 6 महीने, H2 बाद की 6 महीने। क्वार्टर्स भाई 4 क्वार्टर्स होते हैं, वो तो पता है, Q1, Q2, Q3 होता है। अभी फाइनेंशियल ईयर में ना यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। अभी क्या चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है, राइट। फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है, तो Q1 का फाइनेंशियल ईयर 25 क्या होगा, Q1 का फाइनेंशियल ईयर 25 पहले 3 महीने होंगे। पहले 3 महीने कौन से थे, अप्रैल मई जून, तो Q1 मतलब जून वाला, अप्रैल मई जून वाला। Q2 मतलब सितंबर वाला, जुलाई अगस्त सितंबर, राइट। ये 2024 जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 25, तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 मतलब सितंबर वाला, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर दिसंबर वाला और फिर मार्च वाला, राइट। आपको पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकली अभी इस चीज को देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे एक स्निपेट है रिजल्ट्स का। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, ये क्वार्टर एंडेड है, ये पीरियड एंडेड है, और ये ईयर एंडेड है। तो यहाँ पे क्वार्टर एंडेड मतलब क्या, 3 मंथ्स का होता है क्वार्टर, ये तो सबको पता है। ये 30 सितंबर का रिजल्ट है अभी रिसेंट, जो Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 का रिजल्ट है ये। तो 30 सितंबर 2024 यानी कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 को हम कंपेयर करते हैं, ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना होता है हमेशा। ज्यादातर आपको फोकस YOY बेसिस पे करना होता है, QOQ पे नहीं, क्योंकि QOQ पे बिजनेस कितना बदल लेगा यार अपने आप को, राइट। वो बिजनेस है ना, वो गलतियां होती है। तो सीजनलिटी को नलिफाई करने के लिए हमेशा YOY बेसिस पे कंपेयर करना चाहिए, स्पेशली सिक्लिकल बिजनेसेस को। तो यहाँ पे 30 सितंबर 2024 मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 2024 में कितना कमाया भाई आपने, इतना कमाया, राइट। और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 30 सितंबर 2023, पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर 24 है, उसमें जुलाई अगस्त सितंबर में क्या परफॉर्मेंस था, ये था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह अभी नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ ये समझ रहे हैं रिजल्ट्स नोटेशन। तो ये पता चल गया ना आपको, 30 सितंबर मतलब सेकंड क्वार्टर है, सितंबर वाला, दिसंबर वाला Q3 होता है, और मार्च वाला तो लास्ट होता है क्वार्टर, Q4। ये पीरियड एंडेड जो है ये हाफ ईयरली बोल रहा है आपको, राइट। हाफ ईयरली मतलब वही 1 अप्रैल से 30 सितंबर, पूरा 6 महीना की इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर 25, तो वो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर 2024 जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 है, उसमें कैसे परफॉर्म किया। तो ये 6 महीने का है, मतलब क्या, ये जो पिछले क्वार्टर का है, ये 30 जून 2024, ये जो पिछला जस्ट क्वार्टर था हमारा Q1 वाला,
तो इसको और इसको मतलब Q1 प्लस पहला क्वार्टर और Q2 ये दोनों को मिला के हमारा H1 आता है ना, पहला 6 महीना, ये पहले 3 महीने, ये पहले 3 महीने और ये 6 महीना वाला H1, राइट। फिर Q3 जो कि दिसंबर वाला क्वार्टर होता है और Q4 जो मार्च वाला होता है, जनवरी फरवरी मार्च, इनको आप कंबाइन करोगे तो H2 आएगा, जो कि वो बाद में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ऑब्वियसली, तो H2 है, राइट। तो Q1 प्लस Q2 H1 आता है यानी H2 होता है, और H1 प्लस H2 तो आपको फाइनेंशियल ईयर देता है यार, ये तो पता है सबको अभी, राइट, ये फाइनेंशियल ईयर है, राइट। तो इतना हो गया। तो ये 6 महीने का परफॉर्मेंस है 1 अप्रैल से लेके अभी तक 30 सितंबर का कितना है, और 1 अप्रैल 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 का ये। तो पिछले 6 महीने को इस साल के 6 महीने के साथ कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि 6 मंथ्स के बेसिस पे कितना ग्रोथ आया है, राइट। तो ये Q1 Q2 H1 H2 समझ में आ गया होगा आपको, आई होप, राइट। तो ये रिजल्ट्स नोटेशन था, बस आपको मुझे ये बेसिक समझाना था। अभी बढ़ते हैं हमारे मेन कार्यक्रम के ऊपर, जो कि है बैलेंस शीट का एनालिसिस करना। इसको पढ़ लेना एक बार, राइट, इसको एक बार पढ़ लेना, जिनको भी कंफ्यूजन है तो यहाँ पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आते हैं एनुअल रिपोर्ट के ऊपर। क्या कर रहे थे हम, बड़ा पिक्चर समझ रहे थे। तो बड़ा पिक्चर समझना है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट आपको क्यूमुलेटिव पोजीशन बताता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है हमारा बाजू में, तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। कैसे, अभी बैलेंस शीट को पहले यहाँ पे गौर करते हैं। बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में मैंने बोला था सेशन 1 में क्या, कि हमेशा ये इक्वेशन बनेगा, जो एसेट्स है आपका, जो एसेट्स है आपका वो लायबिलिटीज, एक तो उधार पे लिया हुआ पैसा या खुद का पैसा इक्विटी, इन दोनों कैपिटल से हम एसेट्स की भरपाई करते हैं, एसेट्स में डिप्लॉय करते हैं। इन दोनों से पैसे हम उठाएंगे, इक्विटी वालों से पैसे उठाएंगे और डेट वालों से पैसे उठाएंगे, और वो लगाएंगे कहाँ पे, एसेट्स में। तो जो बैलेंस शीट को आप देख रहे हो ना, तो पहले बिग पिक्चर समझो। यहाँ पे जो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है, झूम करता हूं मैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है। अभी ये एसेट्स का सेक्शन है ऊपर और नीचे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का सेक्शन है। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज से यहाँ पे इक्विटी मतलब खुद का पैसा और लायबिलिटीज बाहर से कितना पैसा आया है, और यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स में कितना डिप्लॉय किया आपने और करंट एसेट्स में कितना डिप्लॉय किया आपने, ये आपको बड़ा पिक्चर बता रहा है। अभी नॉन करंट एसेट्स क्या है, उसके अंदर क्या है, अभी आएंगे हम। बड़ा पिक्चर समझो पहले, राइट। इक्विटी एंड लायबिलिटी से पैसे रेज किए, एसेट्स में डिप्लॉय किया, यही बैलेंस शीट आपको बता रहा है। और हमेशा यहाँ पे जरा गौर कीजिए, टोटल एसेट्स जो है, टोटल जो एसेट्स है, टोटल एसेट्स किससे बनता है आपका, नॉन करंट एसेट्स, जो लॉन्ग टर्म वाले एसेट्स है आपके, फिक्स एसेट्स है, प्लांट मशीनरी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, गुडविल, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, जो जिसके ऊपर हम रेवेन्यू कमाएंगे सालों साल, वो नॉन करंट में आते हैं। इसलिए नॉन करंट बोला है ना हमने, कि एसेट्स रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, ये नॉन करंट है, लॉन्ग टर्म वाले एसेट्स है। करंट एसेट्स, फिर नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया कंपनी ने, तो यहाँ पे ना आप लिख लो नॉन करंट एसेट्स, मतलब यहाँ पे सेपरेटली लिख लो कहीं तो भी, कि लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, और ये यहाँ पे पैसा आना मतलब, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना मतलब ग्रोथ का खर्चा, ऐसे लिख लो। अभी यहाँ पे ठीक से नहीं लिख पा रहा हूं मैं, बट आप लिख लो इसको नोटबुक में, ग्रोथ का खर्चा, ग्रोथ के लिए खर्चा हो रहा है, लॉन्ग टर्म का बेनिफिट, अपने भाषा में लिख लो ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, राइट। फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के सामने लिख लो, ये करंट एसेट्स का पोर्शन है, ये नॉन करंट एसेट्स का पोर्शन है इतना, और ये करंट एसेट्स का पोर्शन है। करंट एसेट्स मतलब डे टू डे, डेली बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए खर्चा, डेली बिजनेस ऑपरेशन को चलाने वाला खर्चा, आप ये लिख लो, डेली बिजनेस ऑपरेशन वाला चलाने वाला खर्चा, और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का खर्चा। तो करंट एसेट्स मतलब क्या, कि छोटे जो शॉर्ट टर्म एसेट्स है, इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस ऑपरेशंस में, मतलब आपने इन्वेंटरी खरीदा, फिर किसी को बेचा, फिर उधार पे आपको पैसा मिलने वाला है, वो हम देखेंगे अभी, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये शॉर्ट टर्म वाले एसेट्स में खर्चा हो रहा है, और ये ग्रोथ के लिए खर्चा हो रहा है नॉन करंट एसेट्स में। इतना आपने बिग पिक्चर समझ लिया एसेट्स, एसेट पोर्शन में। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब ये जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स को ही हम सिंपली, ये जो नॉन करंट एसेट्स है यहाँ पे, कि 24,577, ये मिलियंस में है, तो 2,457 करोड़ जो मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं बड़े वाले फिक्स एसेट्स में, इतने किए हैं मैंने 2,450, और छोटे वाले एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म वाले एसेट्स में कितने खर्चा किया है मैंने, 1,407। छोटे वाले शॉर्ट टर्म वाले एसेट्स और लॉन्ग टर्म वाले एसेट्स को मिलाओगे तो टोटल एसेट्स आएंगे, राइट। मतलब टोटल एसेट्स में इतना खर्चा किया है। कहाँ से खर्चा किया है भाई, कहाँ से पैसा आया इतना सारा, तो कहाँ से पैसा आया, जवाब देखना है हमें। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल,
इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, और यहाँ अभी टोटल इक्विटी देखो कि इक्विटी से इतना पैसा आया, राइट, कितना इक्विटी का टोटल पैसा है यहाँ पे 2800 करोड़। एंड लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज देख लो एक बार, टोटल लाइबिलिटीज यहाँ पे नीचे कि 1064 करोड़, तो 1064 करोड़ यहाँ से और 2800 करोड़ यहाँ से आए हैं इस एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। ये बड़ा पिक्चर था इसका, सिंपल, राइट। अभी चलते हैं डीप पिक्चर समझने के लिए। अभी हर एक लाइन आइटम को समझने वाले हैं और यहाँ पे भी लिंक करके देखता हूँ एक बार। अभी देखिए लॉजिक क्या हो रहा है ना, ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को साइड बाय साइड आपको देखना है हमेशा कि ये जो एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स, अभी एसेट्स में हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं भाई? एसेट्स में हम इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो रेवेन्यू है हमारा वो कमा सके। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, इनकम जो है, ये कमाना है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस का मोटिव ये होता है भाई, सेल्स ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करके, ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट करके मुझे प्रॉफिट कमाना आखिर में अपने शेयर होल्डर्स के लिए, ये प्रॉफिट। तो बिजनेस हमेशा इसका भूखा है प्रॉफिट का, राइट। ये प्रॉफिट कमाने के लिए उसे इतना खर्चा करना पड़ता है। तो बैलेंस शीट एसेट में इन्वेस्ट करेगा, वो लोगों से पैसा लेगा, एसेट में इन्वेस्ट करेगा, इस एसेट पे रेवेन्यू कमाएगा और इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं उनको हटाने के बाद मुझे प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिलने के बाद ये कैश एक्चुअल में मुझे कितना मिला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश कमाने के बाद मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना इन्वेस्ट किया है वगैरह, फिर कितना टोटल नेट कैश कितना घर में आया है वो यहाँ पे अमाउंट दिखेगा। घबराइए मत, ये सब कुछ देखने वाले हम डिटेल में। मैं बस आपको एक बड़ा पिक्चर दे रहा हूँ क्योंकि लॉजिक समझ में आना चाहिए, राइट। चलिए ये लॉजिक समझ में आ गया आपको। एसेट्स सेक्शन से शुरू करते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म वाले एसेट्स होते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएंगे यहाँ पे, राइट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, किसी भी चीज को डिटेल में देखना है ना तो उसके नोट नंबर में जाना है। नोट से यहाँ पे नीचे होते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा आपको, यहाँ पे इक्विटी कैपिटल है एक्सेट्रा, तो आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है, नोट नंबर 4 आने तक आपको नीचे जाना है यहाँ पे, राइट। ये डिटेल में आपको करना है ऐसा, जितना ज्यादा बार आप करोगे उतना ही अच्छी सी प्रैक्टिस आपकी होगी। इंटेंजिबल एसेट्स कितने हैं यहाँ पे दे रखा है, 5 वाला नोट है, फिर ये 4 वाला है, राइट। 4 वाला इन्होंने थोड़ा सा साइड वाला दिया है तो मुझे इसको सीधा करना पड़ेगा, तो सीधा करते हैं इसको एंड आई विल जूम इट जस्ट फॉर यू। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मींस ऑन व्हिच एसेट्स, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स की फ्री होल्ड लैंड, भाई लैंड, रॉ लैंड प्लॉट खरीद के रखा है, फिर बिल्डिंग्स खरीद के रखे, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीन्स, फर्नीचर्स, फिक्चर्स, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे नोट में मिल जाएगा। फिर उसका ग्रॉस ब्लॉक की कितना टोटल खर्चा था और डिप्रिसिएशन कितना था, ये बाद में देखेंगे हम। तो ये समझ में आ गया आपको कि आपको नोट में चले जाना है कि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आखिर है क्या, राइट। बट आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एनालिसिस होती है, राइट। आपको बेवजह सभी के नोट्स अगर आप देखोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, आपको अपना टाइम का अच्छा इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 911 करोड़, पिछले साल कितना था 820 करोड़ के थे, अभी बढ़ के 911 हुआ है। तो कितना बड़ा है आप प्लस माइनस कर सकते हो, 911 माइनस 820 करोड़ कीजिए तो आपको 90 करोड़ कुछ आ जाएगा। तो 90 करोड़ वर्थ के एसेट्स यहाँ पे मैंने इस साल फाइनेंशियल ईयर 24 में खरीदा है। तो 2024 में जो साल था उसमें कुछ मैंने एसेट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए, तो क्या लिए वो नोट में जाके हम देख सकते हैं। फिर राइट ऑफ यूज एसेट्स, ये जो राइट ऑफ यूज एसेट्स हैं यहाँ पे, राइट ऑफ यूज एसेट्स मतलब लीज वाले एसेट्स, जो एसेट्स आपने लीज पे खरीदे हैं, राइट। लीज पे खरीदे हैं मतलब लीज पेमेंट देना पड़ता है। तो राइट ऑफ यूज एसेट जो है ना, इसका एडजस्टमेंट एंट्री होता है नीचे लायबिलिटी में, यहाँ पे दिखाई देगा लीज लायबिलिटीज। कुछ भी नहीं है यार, डरो मत। ये राइट ऑफ यूज एसेट भाई लीज पे मैंने खरीदा, एसेट्स खरीदा नहीं, लीज पे लिया है सिर्फ मैंने, राइट, जिससे मेरा अपफ्रंट खर्चा कम हो और इस एसेट्स को यूज करने के लिए जो कि लीज दे रखा है ना मैंने, लीज पे ले रखा है, इसलिए मुझे राइट ऑफ यूज मिल रहा है, राइट मिल रहा है यूज करने का एसेट को, और उसके बदले मुझे लीज पेमेंट करने पड़ रहे हैं। तो कितना लीज लायबिलिटी भाई, इतना लीज में दे रहा हूँ, लीज पेमेंट में इतना कर रहा हूँ, 169 करोड़ का लीज में पे कर रहा हूँ इन एसेट्स के लिए। बस हो गया लिंक। तो आपको सारी चीजें आपको ये नोट करके रखनी है खुद की, राइट ऑफ यूज एसेट्स लीज लायबिलिटी के साथ लिंक्ड है, ये नोटबुक में लिख लो। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी चल रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये रेडीमेड अभी बिल्डिंग है, ऑफिस है वगैरह, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, जो बना नहीं है पूरा, इससे हमें कैपेक्स का आइडिया आता है, राइट। ये भी लिख लो यहाँ पे, इतना चीज कैपेक्स बताता है, राइट। ये कैपेक्स बताता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एसेट की कितना खर्चा हो रहा है, इंक्रीमेंट। फिर आते हैं हमारे गुडविल के ऊपर।
गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, राइट, जिसकी इनडेफिनेट लाइफ होती है। तो ये इंटेंजिबल है, जो कि ब्रांड रेपुटेशन है हमारा, राइट, जो कि सोना बीएलडब्ल्यू जो इतने सालों से काम कर रही है उसका ब्रांड रेपुटेशन उसका। और ये बेसिकली गुडविल जो है ना, ये बिजनेस जब एक्वायर करती है किसी कंपनी को, लेट्स से एक शॉर्ट में एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, पीवीआर और आइनॉक्स का जो मर्जर हुआ था, राइट, लेट्स से कि यहाँ पे कोई कंपनी एक्वायर कर रही है, पीवीआर आइनॉक्स को एक्वायर कर रही है, तो एक्वायर करने के वक्त इसकी मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए ना, तभी तो मैं पैसा दूंगा उसे। तो आइनॉक्स को मुझे खरीदना है, तो आइनॉक्स का मैं क्या करूंगा, सारा एसेट्स एक तरफ, सारे उसके लायबिलिटीज एक तरफ। एसेट माइनस लायबिलिटी क्या मिलता है हमें? सेशन 1 इक्विटी, राइट, कि भाई उसका नेट एसेट वैल्यू कितनी है, उतना ही तो पैसा दूंगा मैं। बट नेट एसेट वैल्यू की भाई तो तेरे पास इतने एसेट्स है, लायबिलिटी इतने, लायबिलिटी को हटाने के बाद एसेट कितने बच रहे हैं, वो मेरा इक्विटी है। बट वो नेट एसेट वैल्यू के ऊपर तू जो पैसा दे रहा है एक्स्ट्रा, पीवीआर को मैं बोल रहा हूँ, तू जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है आइनॉक्स को, ये किस लिए दे रहा है भाई? पीवीआर बोलता है भाई उसका ब्रांड रेपुटेशन है ना इतने साल का, तो वो एक्स्ट्रा पैसा उसका है, मतलब गुडविल। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा दिया मैंने वो यहाँ पे रिपोर्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये गुडविल का पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है नेट एसेट वैल्यू के ऊपर, वो यहाँ पे आता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है? अदर इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसे ही अदर इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट हो सकते हैं, लाइसेंसेस हो सकते हैं एक्सेट्रा, वो हमें नोट नंबर में देखना है बाद में। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स, अभी ये गुडविल क्या है, ये क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स ही है। पहले हमने हार्ड कोर एसेट्स देख लिए, ये हार्ड कोर एसेट्स थे, राइट। दिस वर व्हाट? दिस वर हार्ड कोर एसेट्स, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनका फिजिकल नेचर है। बट ये बाद में जो है फिक्स एसेट्स के अंदर हम इंटेंजिबल देख रहे हैं, जो जिनको हम नहीं देख सकते। तो गुडविल हो गया, अदर हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जो अभी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर बना रही है, कोई सॉफ्टवेयर बना रही है जिससे फ्यूचर में कमाई हो सकती है, जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है लेट से, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में आएगा। जो अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, कोई इंटेंजिबल एसेट आप बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो एक्सेट्रा, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। फाइनेंशियल एसेट्स, अभी फाइनेंशियल एसेट्स में कुछ नहीं यार, घबराने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स, आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है आपने इन्वेस्ट कर रखे अपने लिए, राइट। हमें सोना बीएलडब्ल्यू में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो हमारे पोर्टफोलियो में आ जाएगा, वो फाइनेंशियल एसेट्स हो गए हमारे। तो सोना बीएलडब्ल्यू में ने भी कहा किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा होगा, किसी और कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो उसका पोर्टफोलियो है, राइट। उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अदर फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स की तरह ही, और जो फाइनेंशियल एसेट्स होंगे, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, जो भी सोच सकते हो फाइनेंशियल एसेट्स, वो वहाँ पे होंगे। तो इंपॉर्टेंट जो है, जिसपे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट है, अपने आप समझ लो। अभी जिसपे मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिगर से भी समझ में आना चाहिए आपको कि जो फिगर बड़ा है वो इंपॉर्टेंट है, जो फिगर छोटा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स एसेट्स, ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स होता है। इसको आप शॉर्ट में अभी के लिए समझ लो, टैक्सेस बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है सीएसीएफए में, अभी शॉर्ट में समझ लो। इनकम टैक्स एसेट्स मतलब आपको ये एसेट्स है ना, एसेट बोला मतलब बेनिफिट। बेनिफिट किस चीज का? इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स का बेनिफिट मतलब कम टैक्स देना है क्या मुझे? हाँ, तो इनकम टैक्स एसेट्स, राइट, थोड़ा सा लॉजिक। फिर अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स मतलब दूसरे कुछ एसेट्स हो गए नॉन करंट वाले, जो एक मतलब जो कि रिसेल के लिए नहीं है, जो लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 6 साल जिनको मैं यूज करूंगा, वो यहाँ पे आएंगे, राइट। सॉरी फॉर हैंडराइटिंग एक्सेट्रा अगेन। टोटल नॉन करंट एसेट्स हमने देख लिए। फिर करंट एसेट्स, अभी करंट एसेट्स को देखते हैं। करंट एसेट्स में दो ही चीज मेजरली इंपॉर्टेंट होती है, दो ही चीज अभी बता देता हूँ, इन्वेंट्री एक, और फाइनेंशियल एसेट्स में ये आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट। मोस्टली कंपनीज में, और डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी, बट मोस्टली इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स। करंट एसेट्स में जब भी देख रहे हो कुछ, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। इन्वेंट्री क्या है? रॉ मटेरियल है आपका, रॉ मटेरियल है आपका, जो गुड है, कच्चा माल जो आप खरीद रहे हो, राइट। कच्चा माल को खरीद रहे हो, इन्वेंट्री में 3 चीजें आते हैं, वो नोट में आप समझ सकते हो, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। इन्वेंट्री में क्या आएगा? रॉ मटेरियल आएगा, वर्क इन प्रोसेस आएगा, एंड आपका ये आएगा फिनिश्ड गुड्स आएगा। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि रॉ मटेरियल मतलब भाई कच्चा माल, वर्किंग प्रोसेस मतलब रॉ मटेरियल को मैं प्रोसेस में डाल रहा हूँ फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो चीज़, और फिनिश गुड्स मतलब फिनिश गुड्स बन गया तो फिनिश गुड्स में आ रहा है। तो इन्वेंट्री वो तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है, वो सम टोटल करके आपको ये अमाउंट बता रहा है कि इतने इन्वेंट्रीज है भाई, इतना माल पड़ा हुआ है जो कि बेचना है, राइट, जो कि बेचना है अगले साल। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब इतना इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ, मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होता है, सेशन 1 में बताया था कि इन्वेंट्री अगर इतना इंक्रीज हुआ है मतलब मैं वो पिछले साल कुछ यहाँ पे बेच नहीं पाया, राइट। अभी ये बेचूंगा फाइनेंशियल ईयर 25 में, राइट, जो कि ये साल है। फिर फाइनेंशियल एसेट्स में, फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब, इसको हम फाइनेंशियल एसेट्स क्यों बोल रहे हैं? फाइनेंशियल एसेट्स मतलब अभी इन्वेंट्री क्या है? माल खरीद रहे हैं ना, माल खरीद रहे, हार्डकोर एसेट है।
फाइनेंशियल एसेट्स हार्डकोर एसेट्स नहीं, जो आपके पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज है उनको आप महसूस कर सकते हो क्या, वो डिमैट अकाउंट में पड़े हुए डिजिटल फॉर्म में, वही है फाइनेंशियल एसेट्स। जो डिजिटल फॉर्म में पड़े हुए आप उनको देख नहीं सकते, पेपर पे एसेट है सिंपल। इन्वेस्टमेंट्स वही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, करंट वाले मतलब, राइट। और यहाँ पे नॉन करंट में इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छे से डिस्कस किया था, मतलब रिसीवेबल्स मुझे पैसा मिलना है, क्यों मिलना है भाई, तूने उधार पे दिया था तो तुझे पैसे मिलना है, दैट्स इट। तो ये लोग जिन्होंने उधार पे पैसा लिया मेरे से, पैसा लिया बोल रहा हूँ मैं, जिनको मैंने गुड्स बेचा उधार पे, जिनसे मुझे पैसा लेना है अभी, तो ये वो लोग है कि कितना लेना है भाई मुझे, 648 करोड़ लेना है मुझे। पिछले साल 608 करोड़ लेने थे, अभी 648 करोड़ लेने हैं, मतलब और आपने उधार पे दिया है, राइट। कैश और ये दोनों, ये कैश ही है, बस ये कैश ही है, मतलब आपका कैश ही है, बैंक में कैश है और ये कैश है। तो करंट एसेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेस्टमेंट्स और कैश, ये सारे लिक्विड, बहुत लिक्विड फॉर्म में, जो कि आप बदल सकते हो कैश में बहुत इजीली। और करंट एसेट्स का मतलब ये होता है ना कि आप जिन एसेट्स को कैश में बदल सकते हो एक साल के अंदर या एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वो रिसेल के लिए एसेट्स है, उनका काम ग्रोथ का नहीं है, उनका काम सिर्फ मेंटेनेंस का है, खर्चा का है और बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने का है। फिर अदर करंट एसेट्स, अदर वाले, फिर टोटल करंट एसेट्स कितने हैं, टोटल करंट एसेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं 14,000, सो 1,407 करोड़ और 2,457 करोड़ से नॉन करंट है, दोनों को मिला के टोटल करंट एसेट आ जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट। ये टोटल एसेट, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। पिछले साल का डाटा दे रखा है, इस साल का डाटा दे रखा है, यहाँ पे ऊपर पढ़ सकते हो ना, सिंपल, और ऐसे कंपेयर करना है। ये दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको इंक्रीज डिक्रीज समझ में आएगा क्या हुआ था, और इसको लिंक कैसे करना है वो लास्ट में हम समझेंगे इंटरप्रिटेशन, पहले डीप में तो मुझे सारी चीजें समझाने दो। फिर ये हो गया एसेट का सेक्शन, हो गया नॉन करंट एसेट पे खर्चा किया, करंट एसेट पे खर्चा इतना किया हमने, इन्वेंट्री में मेरा पास है। करंट एसेट्स को एक और तरीका होता है समझने का, ये इसको और एक भाषा में लिख लो, पैसा ब्लॉक। क्या, पैसा ब्लॉक। करंट एसेट्स मतलब आप पैसा ब्लॉक करे हो ना अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल खरीदा मैंने, खरीदा, पैसा गया मेरा, पैसा ब्लॉक है, बेचूंगा तभी कैश आएगा, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देगा आपको, बाद में रेशियोज के चैप्टर में समझेंगे, राइट। तो इन्वेंट्री है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स भी, जिनको मैंने उधार पे दिया पैसा, वो पैसा ब्लॉक हो गया, अभी जब आएगा मेरे पास तब मेरे पास कैश आएगा। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, ये सारी चीज आपको बता रहे हैं कि पैसा कितना ब्लॉक करके रखा है, इससे हमें वर्किंग कैपिटल एनालिसिस हम कर सकते हैं, जो कि डिटेल में हम समझेंगे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के चैप्टर में। तो टोटल भाई बहुत सारी चीजें सीखने हैं, अभी ये चल रहा है हमारा स्टार्टिंग चैप्टर है। तो 38,000 ये हो गया। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में हमने समझा था कि ये सोर्सेस है, राइट, दिस आर जस्ट सोर्सेस ऑफ फंड्स, जहां से मैंने पैसा उठाया, इक्विटी से उठाया, ये तो आईपीओ के वक्त ही भर जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल को इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं, जितने शेयर्स आपने इशू किए, राइट, कितने शेयर्स इशू किए आपने, 1 करोड़ शेयर्स इशू किए, 10 रुपए के शेयर थे, फेस वैल्यू था, तो टोटल 10 करोड़ आपने उठाया, सिंपल, तो वो इशूड शेयर कैपिटल हो गया वैसा, राइट। अदर इक्विटी सबसे इंपॉर्टेंट, मार्क, स्टार मार्क करो भाई इस पे, इसमें रिटर्न अर्निंग्स होता है आपका, इसमें होता है आपका रिटर्न अर्निंग्स, ये screener.in पे लास्टली हम समझेंगे इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, बट ये अदर इक्विटी मतलब रिटर्न अर्निंग्स का पार्ट है। एक मिनट, इसको ना हम इस तरीके से समझते हैं, नोट में ही जाते हैं सीधे। तो यहाँ पे मैं नोट पे आ गया अदर इक्विटी, राइट, आपको सिंपली ऐसे ही सर्च करना है, बहुत मैनुअल वर्क होता है ये। फिर अदर इक्विटी में क्या क्या आता है देखिए, रिटर्न अर्निंग्स आता है आपका मेन, रिटर्न अर्निंग्स मतलब जो पैसा आपने रिटेन करके रखा है, जो कि दिया नहीं है लोगों को, शेयर होल्डर्स को, तो प्रॉफिट जो आपने कमाया था, जो प्रॉफिट आएगा P&L स्टेटमेंट में, वो जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड के रूप में नहीं देती है कंपनी पूरी, राइट, पूरा का पूरा ऐसे डिविडेंड नहीं बांटती है प्रॉफिट में से, क्योंकि कंपनी को ग्रो भी तो करना है, तो ग्रो करने के लिए पैसा रिटेन करके रखना पड़ता है, वो यहाँ पे 1,407 करोड़ टोटल रिटर्न अर्निंग से अब सिंस इंसेप्शन, राइट, जब से कंपनी खुली थी, राइट, जब से कंपनी शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक जो भी पैसा शेयर होल्डर्स का है, हमारा जो पैसा है हमारे कैपिटल के ऊपर जो प्रॉफिट्स कमाया है 25 सालों में, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई, कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमा के रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, राइट। होप ये समझ में आ गया। जनरल रिजर्व, रिजर्व जब भी आप देखोगे ना, रिजर्व मतलब ढांचा, सेविंग्स, पिगी बैंक, जिसमें जो रिजर्व है बेसिकली पिगी बैंकों को हम क्यों रखते हैं घर पे, उसमें सेविंग्स करने के लिए, तो जनरल कामों के लिए सेविंग्स किया है, बस ऐसे समझना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, एडिशनल पेड इन कैपिटल भी बोलते हैं, राइट। अभी ये भी बताऊं मैं, तो फेस वैल्यू जो होता है ना,
फेस वैल्यू के ऊपर, अभी फेस वैल्यू इतना तो पता ही होगा आपको कि फेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू होता है, उसके ऊपर जो भी है, अभी फेस वैल्यू कंपनी की कितनी होती है भाई, सिर्फ आपका 10 रुपीज होता है, राइट। आपने अगर देखा होगा 10 रुपीज का फेस वैल्यू होता है मोस्टली, राइट। तो कंपनी का शेयर प्राइस तो 10 रुपीज नहीं होता है, राइट। आईपीओ जब लाती है कंपनी का प्राइस बैंड होता है, लेट्स से कंपनी का प्राइस बैंड था आईपीओ के वक्त, वो बोला कि 100 रुपीज, और ये फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू के ऊपर कितना दे रहे हैं हम, 90 रुपीज। तो 10 रुपीज का जो फेस वैल्यू है, ये जो पैसा है ये शेयर कैपिटल में जा रहा है, जो शेयर कैपिटल अभी हमने देखा था वो शेयर कैपिटल में जा रहा है, और जो ये 90 रुपीज एडिशनल है, 90 रुपीज इंटू जो नंबर ऑफ शेयर है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, अभी इस कंपनी के शायद 538 मिलियन कुछ तो है, राइट, 53 करोड़ कुछ तो रहेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो 90 इंटू वो 5 करोड़ 10 करोड़ जितने भी टोटल शेयर्स है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएगा, मतलब एडिशनल पेड इन कैपिटल, नाम से भी समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। मैं डिटेल में समझा रहा हूँ ये सारी चीजें, कोई समझाता नहीं है वैसे। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये भी रिजर्व बना रहे, सेविंग्स बना रहे, किस चीज के लिए, तो भी राइट। फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम एक्सेट्रा, मेन चीज क्या है, बस ये रिटर्न अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। जनरल रिजर्व्स इसका ही पार्ट होता है, बस इतना ओवरऑल आइडिया आपको आ गया। नाउ चलते हैं हमारे मेन रिपोर्ट पे फिर से, तो ऊपर जाना पड़ेगा हमें फिर से। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट, राइट। बैलेंस शीट में हमने इक्विटी का नोट्स खोल के देख लिया कि इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं सॉरी, अदर इक्विटी के अंदर, राइट, अदर इक्विटी के अंदर क्या क्या था, ब्रेकअप क्या था। फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, भाई इसको भूल जाओ, मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब माइनॉरिटी स्टेक होल्डर होते हैं, ये दूसरे लोग होते हैं, छोटे लोग, मतलब हमारे जैसे ही छोटे लोग, जो कि इनके लिए हमें इनका जो प्रॉफिट का पोर्शन है, जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लेट से 100 रुपीज प्रॉफिट कमाया, तो इनके लिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट हटा के रखना पड़ता है, ऐसे समझ लो अभी फिलहाल, क्योंकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर मुझे समझाना हो ना तो 30 मिनट्स यहाँ पे लग जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, सबसे इंपॉर्टेंट इक्विटी का सोर्स, इन दोनों को ऐड करोगे, ये टोटल जो है ना, ये पैसा इक्विटी के अंदर, ये बोलते हैं टोटल शेयर होल्डर फंड्स, जो कि स्क्रीनर पे आपको दिख जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स, राइट, शेयर होल्डर का पैसा, राइट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा प्लस रिजर्व्स में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कंपनी की जो प्रॉफिट कमाया है इस कैपिटल के ऊपर, वो हमें देता है शेयर होल्डर फंड्स। फिर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब उधार, बोरोइंग्स, कुछ ना कुछ बोरोइंग्स हो रही है, तो लायबिलिटीज में भी वही सेम एसेट वाला लॉजिक है, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लिया है मैंने पैसे, जिसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना है लंबे समय के लिए, ये मुझे 1 साल के अंदर पे नहीं करना है, मुझे 5 साल 6 साल के बाद पे करना है, 1 साल के बाद अगर मुझे पे करना है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाता है। करंट लायबिलिटीज मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, 1 साल के अंदर मुझे पे करना पड़ेगा, लाइक अपने वेंडर्स को, सप्लायर्स को एक्सेट्रा, जिनसे मैंने अभी गुड खरीदा उधार पे, बट मुझे 3 महीने के बाद देना है, 5 महीने के बाद देना है, वो करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा, बोरोइंग्स, राइट। जो देने वाली चीज है वो लायबिलिटीज में आएगा, राइट। एन एसेट मतलब इस यहाँ से पैसा लिया हमने और यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है, पहला बोरोइंग्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज का ही पार्ट रहेगा वो, बोरोइंग्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, क्योंकि नॉन करंट के अंदर है ना, तो लॉन्ग टर्म के बोरोइंग्स कितने हैं कंपनी के, डेट इतना है, डेट चेक हमेशा करना है आपको, बैलेंस शीट देख रहे हो तो कि डेट कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। यहाँ पे डीलेवरेजिंग हो रहा है क्या, 486 मिलियन मतलब 48 करोड़ से 29 करोड़, तो डेट कम हुआ है, राइट, कितना कम हुआ है वो डिफरेंस चेक कर लो आप। फिर लीज लायबिलिटीज, अभी इसका तो लॉजिक पहले बता दिया, राइट ऑफ यूज एसेट्स का एडजस्टमेंट एंट्री है। अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज मतलब चीज है, सब सिर्फ बोरोइंग्स हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कितना लायबिलिटी है, 29 करोड़ का लायबिलिटी है। जरा देख लीजिए 29 करोड़ ही मेरा सिर्फ लायबिलिटी है, और टोटल शेयर होल्डर का पैसा कितना है, शेयर होल्डर या खुद का पैसा कितना है कंपनी का, वो है 2800 करोड़, और 40 करोड़ ही था ना, इतना था। बोरोइंग्स 20 करोड़ था क्या, नहीं ये करंट लायबिलिटीज के ऊपर है ना, यहाँ पे बोरोइंग्स 29 करोड़, राइट। तो 2800 करोड़ और 29 करोड़ कुछ भी नहीं है यार, डेट इट्स नेग्लिजिबल। तो वो चीज आपको समझ में आ गई कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को आपको इक्विटी के साथ कंपेयर करना है तुरंत यहाँ पे, कि आपको समझ में आएगा कि खुद का पैसा कितना है और बाहर का पैसा कितना है, तो इससे आपका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आ जाता है। ये सब चीजें हम तो बाद में देखेंगे एडवांस में। नाउ टोटल ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये टैक्स वाला एडजस्टमेंट होता है। अभी इनकम टैक्स, डिफर्ड टैक्स एसेट हमने देख लिया था ऊपर, मतलब इनकम टैक्स वाला बेनिफिट, कम टैक्स देना पड़ेगा, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी मतलब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा फ्यूचर में, ऐसा ही समझ लो। इसका मीनिंग बहुत अलग होता है, वैसे डीप में नहीं जाना है आपको क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फिर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज मतलब छोटे वाले लायबिलिटीज, अभी देखा बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना ले रखा है। फिर लीज लायबिलिटीज जो कि राइट ऑफ यूज एसेट्स वाला एडजस्टमेंट एंट्री है,
बोरोइंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म में कितना है, 20 करोड़ का है। पिछले साल 16 करोड़ का था, अभी 20 करोड़ का है, 4 करोड़ का मैंने यहाँ पे और ज्यादा उधार पे लिया है पैसा। ट्रेड पेएबल्स, करंट लायबिलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही रखना है। वर्किंग कैपिटल एनालिसिस जब हम करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रेड पेएबल्स है ना, वेंडर्स ने हमें यहाँ पे मुहूर्त दिए किसी थोड़े दिन का, 3 महीने 2 महीने के बाद हम उन्हें पैसे दे सकते हैं। मैंने उनसे माल खरीदा आज के दिन और मैंने बोला भैया मैं आपको 3 महीने बाद दूंगा, तो वो ट्रेड पेएबल में आ जाएगा, राइट, कि इन लोगों को मुझे पैसा देना है। तो ट्रेड पेएबल्स का भी यहाँ पे ब्रेकअप है। क्या, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस की इनको पैसा देना है मुझे, एमएससी को, एमएसएमईज को, और टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिनसे पैसा उधार पे लिया है मैंने और इनको पैसा देना है बाद में। कितना देना है, 246, पहले कितना था, इतना था, 201 करोड़ था, अभी 246 करोड़ से, राइट। तो ये ट्रेड पेएबल्स हो गया, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। और ये बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी ठीक है, इंपॉर्टेंट, राइट। वर्किंग कैपिटल में ना, वर्किंग कैपिटल का मतलब ही होता है कि आपको करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करना है। बट इतना सिंपल नहीं है ये चीज़, इतना सिंपल नहीं है। लोग ऐसा बताते हैं, बट नेट वर्किंग कैपिटल हम हमेशा लेते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब, देखो, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है पैसा कितना ब्लॉक हो रहा है आपका। तो पैसा कितना ब्लॉक हो रहा है, इसलिए करंट एसेट मतलब मैंने बोला था पैसा ब्लॉक, इसका मतलब पैसा ब्लॉक कर रहे हो आप, राइट। करंट लायबिलिटीज मतलब आप उधार पे पैसा ले रहे हो, ट्रेड पेएबल्स। तो इनको माइनस करने से आपको नेट समझ में आएगा कि नेट पैसा कितना ब्लॉक हो रहा है, वो वर्किंग कैपिटल है। अभी इतना ही बताऊंगा, बाद में इसकी एनालिसिस करेंगे हम। अभी ये समझ में आ गया। अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज, वो तो फिर अदर करंट लायबिलिटीज, अदर वाली चीजें नोट में देख सकते हो आप। ये दूसरे लायबिलिटीज होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट देखना पड़ता है, राइट। सब कुछ इंपॉर्टेंट है वैसे बट आपको मेन चीजों पे ज्यादा समय लगाना है। फिर टोटल करंट लायबिलिटीज कितना है, इतना है, राइट। अभी यहाँ पे क्या करते हैं लोग, सीधे यहाँ पे एक जजमेंट ले लेते हैं, जो कि आपको कभी नहीं करना है। मैं गलतियां बता रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करो। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ये टोटल करंट एसेट्स देखते हैं कितना है, हमें ये बताया हुआ है कि टोटल करंट एसेट्स 14,407 करोड़ से, और करंट लायबिलिटीज मेरा है कितना, 6,641 करोड़, नहीं मिलियन है वो, 664 करोड़। तो 664 करोड़ मुझे देने हैं और मुझे पैसे मिलने हैं कितने, 1,407 करोड़। सो 1,400 करोड़ आने हैं, 640 करोड़ देने हैं। तो करंट एसेट ज्यादा है मेरा करंट लायबिलिटी से, ठीक है, अच्छा ही होता है, बट इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि ये हमेशा अच्छा ही है, बिल्कुल भी ऐसा इसका मतलब नहीं है। करंट एसेट्स का मतलब, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि करंट एसेट्स में हमें इन्वेंट्रीज को देखना होता है और ट्रेड रिसीवेबल्स को देखना होता है। वर्किंग कैपिटल की कितना है, अगर ये बढ़ रहा है, राइट, अगर इन्वेंट्री बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, इसका मतलब है आप बेच नहीं पा रहे हो, तो इसको सेल्स के साथ कंपेयर करना होता है। इस अमाउंट को ना हमेशा, अभी लिंक की बारी आती है, ये इन्वेंट्रीज जो है ना, ये इन्वेंट्रीज 3,347 करोड़ का जो इन्वेंट्री माल मेरे पास है, इसको मुझे ये सेल्स के साथ डिवाइड करना है, इसका परसेंटेज चेक करना है कि भाई 3,184 करोड़ का ये है और इन्वेंट्री मेरा 347 करोड़ है, तो 347 डिवाइडेड बाय 3,184, ये कितना परसेंटेज आ रहा है। फिर सेम आपको पिछले साल का भी करना है, राइट, और देखना है कि इन्वेंट्री सेल्स के मुकाबले कितना बढ़ रहा है। अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, माल आपके पास बहुत ज्यादा पाइल अप हो रहा है, इसका मतलब है कि आप नहीं बेच पा रहे हो ज्यादा, राइट। तो ये चीज, इसलिए करंट एसेट्स का बहुत बढ़ना भी अच्छी चीज नहीं होती है। तो करंट एसेट्स को ज्यादा देख के खुश ना होइए, राइट। वो वर्किंग कैपिटल में समझ लेंगे हम, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, होप, राइट। सब कुछ लाइन आइटम्स हमने कवर कर लिया। ये क्या होता है, प्रोविजंस। हाँ, प्रोविजंस भाई सेविंग्स, प्रोविजंस मतलब सेविंग्स, आपने पैसा साइड में रख दिया। आपकी टोटल सैलरी है 1 लाख रुपए की, 30,000 रुपए आपने इमरजेंसी फंड में डाल दिए। इमरजेंसी फंड मतलब आपका प्रोविजन हो गया। क्यों डाल दिए भाई, आपको इमरजेंसी के लिए चाहिए होंगे, सेफ्टी के लिए, आपके फ्यूचर के, वो प्रोविजन है। तो कंपनी को भी प्रोविजन, अगर प्रोविजन में अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब कंपनी को लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ बैंड बजने वाली है ना। टोटल करंट लायबिलिटीज ये हो गया, लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अभी इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो कि है कि इतना पैसा उठाया मैंने और ये हमेशा एसेट्स से बराबर ही होगा, 3,864 करोड़, 3,864 करोड़। ये क्यों बराबर होगा वो सब कुछ डिस्कस कर लिया। बैलेंस शीट का खेल समझ में आ गया, राइट। P&L पे चलते, एसेट और लायबिलिटीज, पैसा उठाया, एसेट में डिप्लॉय कर दिया। एसेट में क्यों डिप्लॉय कर रहे हैं भाई, पैसा कमाने के लिए। तो देखते हैं कि पैसा कितना कमा रहे हैं हम एसेट्स के ऊपर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू कमा रहा हूँ, सेल कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज गेन, भाई छोड़ दो इसे।
अदर इनकम मतलब अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला, मतलब ऑपरेशन से कितनी कमाई हो रही है, और सेल्स जो दूसरे सोर्सेस से आप कर रहे हो वो कितना है। तो हमेशा ये इंपॉर्टेंट फिगर होता है। और screener.in भी हमेशा यहाँ पे सेल्स जो है ना वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही रिपोर्ट करता है। 3185 करोड़ बोल रहा है, और यहाँ पे कितना था सेल्स हमारा, यहाँ पे भी उतना ही था 3184 करोड़। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला लेती है screener.in। एक्सपेंसेस, अभी इतना सेल किया मैंने, इतना पैसा टोटल आया प्रोडक्ट बेचने के बाद। जो कंपोनेंट्स आपका सोना BLW का बिजनेस का पिक्चर हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि कंपोनेंट्स बेच रही है, कंपोनेंट्स दे रही है BMW ये कंपनी इसको, और उससे इतना कमाया मैंने। खर्चा कितना हुआ भाई, खर्चे में डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉजिक समझाया था सेशन 1 में। जो डायरेक्ट एक्सपेंस जो है हमारा, ये दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको मार्क कर लो अभी। ये जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, नाम से पता चला है भाई रॉ मटेरियल्स कितना खरीद रहा हूं मैं, राइट, दिस इज रॉ मटेरियल्स। और इन दोनों को मिला के जो होता है ना, और एक होता है परचेस ऑफ ट्रेड, भाई यहाँ पे नहीं है, इस कंपनी के लिए जरूरत नहीं है आई थिंक उस चीज की। तो रॉ मटेरियल्स और ये, तो ये टोटल दोनों को मिला के COGS मिलता है हमें, राइट। नोट डाउन दिस, हमें क्या मिलता है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कितना मुझे डायरेक्ट खर्चा करना पड़ा प्रोडक्शन के ऊपर, ये प्रोडक्शन का खर्चा है। बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा, राइट, जो ऑटो कंपोनेंट्स बना रही है या जो बेच रही है उसको बेचने के लिए डायरेक्ट कितना खर्चा हुआ वो यहाँ पे। फिर एम्प्लॉयज को वगैरह ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं। और ये तो फाइनेंस कॉस्ट मतलब आपने बोरोइंग्स की थी, राइट, आपने बोरोइंग्स की थी। बोरोइंग्स कहाँ पे होता है आपका, बैलेंस शीट में होता है, यहाँ पे नीचे बोरोइंग्स थी हमारी बैलेंस शीट पे। तो ये जो बोरोइंग्स थी हमारी, इसके ऊपर मैं फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ वो अमाउंट हमें वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया लिंक। तो इस तरीके से सारे चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, राइट। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, बट प्रैक्टिस करते रहो। एम्प्लॉय के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हो ये बाद में आएगा, ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। और ये है नॉन कैश एक्सपेंस, ये हमारा है नॉन कैश एक्सपेंस, जो कि डिप्रिसिएशन का लॉजिक भी बहुत डिटेल में समझाया था। डिप्रिसिएशन अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समय बिताना पड़ेगा। सी, डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, और डिप्रिसिएशन किस पे लगता है, एसेट पे लगता है भाई, ये तो सबको पता है। 911 करोड़ का एसेट है टोटल। इस एसेट में लेट्स से बिल्डिंग है 100 करोड़ की मेरी, जिसका लाइफ मेरे हिसाब से 30 साल है। तो 100 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, 30 साल तक चलेगी बिल्डिंग, राइट। तो खर्चा में क्या 100 करोड़ दिखाऊंगा एक ही साल के अंदर, क्यों दिखाऊं, 30 साल के लिए चलेगी ना। तो मैं खर्चे को डिवाइड कर दूंगा, हर ईयर का खर्चा मुझे दिखाना कि बिल्डिंग को एक साल यूज करने का खर्चा क्या है। तो वो डिप्रिसिएशन बताता है कि पर एनम यूटिलाइजेशन कॉस्ट, व्हाट इज द पर एनम यूटिलाइजेशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट, पर एनम पर ईयर एसेट को यूज करने का खर्चा कितना है वो डिप्रिसिएशन बताएगा। और एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स का ही, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है। तो टेंजिबल एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर एमोर्टाइजेशन लगता है, जिसका काम ही है कि यूज करने का खर्चा दिखाना। क्योंकि आप एसेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये बहुत मल्टीपल पीरियड्स के लिए आपको बेनिफिट देगी, 30 साल 10 साल के लिए बेनिफिट देगी। तो उसका खर्चा भी आपको 10 साल पे डिवाइड करना है, स्प्रेड करना है। तो पर एनम यूज करने का खर्चा अभी यहाँ पे देखिए कितना है, 220 करोड़ का खर्चा है इस साल का, जो कि है 2024 इन एसेट्स को यूज करने का। कितना सिंपल है, राइट। बट ये जो है ना, ये सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, डिप्रिसिएशन सिर्फ दिखाने के लिए है। एक्चुअल में खर्चा तब के तभी हुआ था, राइट। एक्चुअल में जब हम बिल्डिंग खरीदेंगे तब के तब कैश उठ जाएगा हमारा, राइट, जो कि कैश फ्लो में मिलेगा। बट इनकम स्टेटमेंट में हम मैचिंग प्रिंसिपल को लागू करते हैं, इसलिए हमें डिप्रिसिएशन दिखाना पड़ता है कि एक साल का खर्चा इतना है, क्योंकि 30 साल तक चलेगी बिल्डिंग। तो वैसे हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो 220 का खर्चा, फिर बाद में थोड़ा खर्चा, इसी तरीके से हम स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें जाना नहीं है, पर एनम का खर्चा हम दिखाते रहेंगे, राइट। तो ये है। फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, ये कुछ फ्यूल कॉस्ट हो सकता है, लाइट का बिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, तो मैंने इतना कमाया, इतने कमाने के लिए मेरा टोटल एक्सपेंसेस इतना हुआ, टोटल एक्सपेंसेस है। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब कुछ है। नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पे है, ये सब कुछ नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग है। अगर आपको एबिडा निकालना है ना, स्क्रीनर पे जो एबिडा होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हटाने के बाद होता है। ये मैंने सेशन 1 में बोला था, ये 981 करोड़। तो ये ऑपरेशन लेवल पे कैसे कमाए, तो यहाँ पे सिंपली जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, और ये जो है
और ये, तो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इन्हीं खर्चों को जो ऑपरेटिंग लेवल पे खर्चे हो रहे हैं मेन, इनको हटाया है इसमें से, और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। तो लास्ट में देख भी लेंगे अब। तो ये पीबीटी है, मतलब अभी एक्सपेंसेस हटाओ आप इनकम से। 32,208 का रेवेन्यू था, 2,528 करोड़ का खर्चा है, हटा दो खर्चा, कितना बचा मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 680 करोड़ का बचा। 680 करोड़ से मुझे क्या देना पड़ेगा भाई? एक्सेप्शनल आइटम। अभी एक्सेप्शनल आइटम मतलब अर्थक्वेक आ गया और नुकसान हो गया, तो एक्सेप्शन है, राइट, नाम से समझ में आ गया, एक्सेप्शन है भाई, वन ऑफ आइटम है। तो 8 करोड़ का कुछ खर्चा है। इस कंपनी के केस में एक्सेप्शन क्या है? इस कंपनी के केस में एक्सेप्शन देखना पड़ेगा नोट में जाके, राइट। हर चीज का नोट दिखाऊंगा तो भाई 10 घंटे लग जाएंगे मुझे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्विजिशन की थी कंपनी ने तो उसका खर्चा हुआ है, राइट। तो एक्विजिशन हर बार नहीं करेगी कंपनी, एक ही बार करती है, वन ऑफ होता है, रेयर आइटम है, तो इसलिए एक्सेप्शन में डाला है इसको। तो एक्विजिशन करने का खर्चा माइनस कर दिया। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट कमाया? 671, एंड देन टैक्स दिया मैंने, कितना दिया टोटल टैक्स? 153। ये टैक्स का एडजस्टमेंट है, इसको फोकस मत करो, यहाँ पे मेन टैक्स एक्सपेंस को देखो सिर्फ। 153, तो इतना टैक्स मैंने पे किया 671 में से, बचा कितना हाथ में? 517। ये था इंपॉर्टेंट प्रॉफिट, ये मैंने प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट कैश में आया क्या? चलिए समझते हैं वो भी। तो अभी आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। इस साल का ये होता है कि इस साल मैंने कितना कैश कमाया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का लॉजिक समझाने दो फर्स्ट, राइट। ये थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट होता है, तो इसके लिए मुझे सेपरेटली चीज़ें कुछ ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में आपने जब बिजनेस किया था तो आपके पास कुछ कैश बैलेंस था जिसके साथ आपने बिजनेस किया इस साल। लेट्स से ये साल है हमारा फाइनेंशियल ईयर 25 और हम खड़े हैं 31 मार्च पे, राइट। 31 मार्च को हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25 का। तो कैश बैलेंस 100 रुपये था आपके पास बिजनेस करने के लिए, राइट। शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर 25 की शुरुआत में, मतलब 1 अप्रैल को इतना लेके आप बिजनेस करने आए और ये था आपका पॉकेट में पैसा। उसके बाद साल खत्म होने के बाद CFO मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज धंधा करके, कोर बिजनेस ऑपरेशन करके फैन बेचता हूं मैं, तो फैन बेचने से जो पैसा कमाया है, एक्चुअल कैश आया है, प्रॉफिट, जो कैश प्रॉफिट आया है उसका, उसमें मैंने कमाया लेट से 50 रुपीज़, राइट, कोर धंधा करके, राइट। तो ये कैश बैलेंस है, इससे मैंने कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ किया और फिर साल के अंत में मुझे ऑपरेशन से जो प्रॉफिट मिल रहा है कैश वाला, वो 50 रुपीज़ में मिल रहा है। फिर CFI मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 50 रुपीज़ जो मैंने ऑपरेशन से कमाया, इससे मैंने 30 रुपये 30 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, मशीन पे इन्वेस्ट कर दिए, ताकि मैं अच्छे से पंखे बना पाऊँ, अच्छे से फैंस बना पाऊँ और उसे बेच सकूँ। और तो ये इन्वेस्ट कर दिया मैंने यहाँ से। फिर CFF कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोलता है कि भाई मैंने साल में ना, इस साल फाइनेंशियल 25 में 20 रुपये उठाए थे प्लस, और ये माइनस में रहेगा क्योंकि आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो कैश जा रहा है, आउटफ्लो है तो माइनस, कैश आ रहा है प्लस, तो ये प्लस क्योंकि प्रॉफिट कमाया, माइनस, और एक CFF प्लस क्योंकि 20 रुपये मैंने उठाया, इक्विटी शेयर होल्डर से उठाया, आपको मैंने शेयर्स इशू किए, आपने इन्वेस्ट किया मेरे कंपनी में और 20 रुपये मुझे मिल गए। आखिर में अभी ये क्या है? ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये बक्से में जो मैं लिस्ट कर रहा हूँ, ये है सिंपल बिजनेस एक्टिविटीज़ इस साल की, राइट। ये आपके बिजनेस एक्टिविटीज है, बिजनेस ऑपरेशन से, तो अपने ऑपरेशन से कितने कमाए, इन्वेस्ट कितना किया पैसा इसमें से, और फिर और पैसा कितना उठाया आपने साल भर में। फिर नेट कैश आएगा, सिंपल प्लस माइनस का खेल है अभी, तो ये तो कोई भी कर सकता है भाई। 50 मैंने कमाया, 30 गया मेरा, 20 और 20 आ गया, तो 40 का टोटल नेट कैश पोजीशन है साल के अंत में। तो देखो ये जो कैश, नेट कैश है अभी है, तो ये जो साल के अंत में फाइनेंशियल 25 से मैंने जो कमाया है, और शुरुआत में फाइनेंशियल 25 के जो 100 रुपये थे, तो इस साल के शुरू स्टार्टिंग में 100 रुपये थे और 40 रुपये मैंने कमाए, तो कितने बने टोटल? 140 अभी मेरे टोटल गले में आ गए हैं। और इसके साथ, इसी बैलेंस के साथ मैं फाइनेंशियल ईयर 26 का कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कैश के ट्रांजैक्शन से बताता है। एक्रुअल अकाउंटिंग जो था सेशन 1 में सीखा था, उसको रिवर्स करता है, उसका इम्पैक्ट। जो हमने बेचा माल उधार पे बेचा, बट 3 महीने के बाद अगर उसने पैसा दिया है, जब उसने एक्चुअल में पैसा दिया है
वो कैश यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ कैश, राइट। तो ऑपरेटिंग से कैश का प्रॉफिट कितना का, अभी जैसे कि हमने देखा इस P&L स्टेटमेंट में। चलिए अभी हम चलते सीधे P&L स्टेटमेंट में, लॉजिक तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे P&L स्टेटमेंट में जो हमने देखा कि कितना कैश कमाया था कंपनी ने, प्रॉफिट कमाया था 517 करोड़। तो ये प्रॉफिट है, कैश प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कैश प्रॉफिट अंतर है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है ये एक्रुअल बेसिस पे प्रॉफिट कमाया आपने, राइट। उधार पे भी तो बेचा था, ये जो सेल किया था, रेवेन्यू जो कमाया है यहाँ पे दिखा रहे हैं हम कि 3,180 करोड़ हमने कमाया है, बट असल में कमाया क्या? नहीं कमाया, क्योंकि उधार पे दिया होगा ना, ये पैसा बाद में आएगा हमारे पास। तो वो ट्रेड रिसीवेबल्स में हम शो करते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में। कहाँ पे गया ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि एसेट का पार्ट है करंट एसेट्स में, कि इतना पैसा हमारे पास आया नहीं है, राइट। हमने यहाँ पे दिखाया है पैसा आया है, बट इतना पैसा आया नहीं है। तो वो एक्चुअल चीज कितना आया है कितना गया है, ये कैश फ्लो में समझ में आएगा। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिफिकल्ट है थोड़ा। तो यहाँ पे क्या कर देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश कमा रहा हूं मैं, अभी फैन वाला एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है ना, ये जो प्रॉफिट आपने कमाया था, प्रॉफिट फॉर द ईयर, मुझे सिर्फ देखना है क्या, मुझे क्या देखना है कि ऑपरेशन से मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरा अपना कोर बिजनेस धंधा करके मैं कितना कमा रहा हूँ, कोर बिजनेस धंधा करके, यहाँ वहां से कमाया हुआ, म्यूचुअल फंड से कमाया हुआ, स्टॉक वाला नहीं। जो मेरा बिजनेस है ऑटोमोटिव वाला, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बना के बेचने का, उससे कितना कमा रहा हूँ, तो 517 करोड़ 5,517 करोड़ उठाऊंगा यहाँ से, ये प्रॉफिट है। उसके बाद मैं टैक्स इसमें जोड़ दूंगा, क्योंकि टैक्स तो गवर्नमेंट का है ना, मुझे ऑपरेशन से कितना कमाया मुझे वो देखना है, तो ऑपरेशन से देखना है, इसलिए मैं टैक्स ऐड कर दूंगा। तो टैक्स समझ लो गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी, टैक्स हमें मिल गया वापस। तो 517 में हम टैक्स फिर से जोड़ देंगे, तो पीबीटी आ जाएगा हमारे पास 671 करोड़ का। फिर 671 में एक्सेप्शनल आइटम्स जो भी है, जो भी एक्सेप्शनल आइटम्स है, जो बाई चांस खर्चा हो गया हमारा, अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी नेचुरल डिजास्टर्स के कारण, कुछ भी जो रूटीन एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही वन ऑफ आइटम्स है, तो वो भी ऐड कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी है, ये फाइनेंस वाला, इंटरेस्ट वाला भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, ये बताया हुआ है। डिप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, डिप्रिसिएशन सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री है आपकी। 257.25 करोड़ का इंटरेस्ट मैंने जो पे किया वो भी ऐड कर दूंगा इसमें, तो हमें मिल जाएगा एबिट, राइट। पैट में टैक्स जोड़ दिया, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें इंटरेस्ट भी जोड़ दो, तो क्या आएगा, पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। एबिडा डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी जोड़ दो, तो क्या आएगा, एबिडा आएगा, राइट। तो वो ऑपरेशनल एक्टिविटी आपको बताएगा कि ऑपरेशनल लेवल पे आपने एक्चुअल कितना कमाया, कि डिप्रिसिएशन हमारा एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, ये कैश जो हम दिखा रहे हैं ना 220 करोड़, ये एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, ये कैश पॉकेट से गया नहीं है खर्चा, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, सिर्फ अकाउंटिंग के लिए दिखा रहे हैं। एक्चुअल खर्चा तो बहुत पहले ही हुआ था हमारा, बट ये सिर्फ दिखा रहे हैं हम फॉर अकाउंटिंग पर्पज। तो डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, जो एक्चुअल खर्चा नहीं है, और जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है आपका, जो बिजनेस से जुड़े हुए खर्चे नहीं है, उनको हमें हटाना है, वो क्लीन अप करना है, और हमें सिर्फ देखना है कि भाई ऑपरेटिंग से कितना कमा रहे हो वो बता, क्योंकि मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, दूसरी चीजों के लिए नहीं। तो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स से शुरू करते हैं यहाँ पे, राइट, 671 करोड़। फिर एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टमेंट्स यही नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं। तो भाई डिप्रिसिएशन को ऐड कर दो, ऐड कर दिया। ये ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव फिगर होता है, ये माइनस का फिगर होता है। तो 220 करोड़ ऐड कर दिया। फिर लॉस और प्रॉफिट, तो अगर देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, मतलब लॉस हुआ है। अगर लॉस हुआ है, आपको किसी चीज के आग लग गई बिजनेस में और लॉस हो रहा है, तो आग क्या हर बार लगेगी क्या, नहीं, तो ये गलती से एक नुकसान हो गया है, तो ये नुकसान को भी हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तो ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है ना, ये हर बार तो नहीं होने वाला, अगले साल तो नहीं होने वाला, तो इसका इंपैक्ट मुझे नलिफाई करना है। तो लॉस हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, यहाँ पे मैंने एसेट को बेचा था तो उससे मुझे लॉस हुआ, तो 2 रुपए मैंने ऐड कर दिया। अगर प्रॉफिट होता मुझे अपना बिल्डिंग बेच के कुछ भी, तो ये मेरा कोर धंधा है क्या, नहीं है, तो जो प्रॉफिट हुआ है तुम्हें आर्टिफिशियल, इसको निकाल दो, क्योंकि मुझे वो प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे तेरा ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चर बेचने वाला प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो प्रॉफिट है तो इन्होंने ब्रैकेट में दिखाया आपको कि ये नेगेटिव और लॉस मतलब पॉजिटिव। तो एक सिंपल गुरु मंत्र यहाँ पे समझ लो, क्या, कि जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है मेरे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और
नॉन कैश चार्जेस, वही नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को एक ही तरीके से समझ लो अभी के लिए। तो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश जो एक्सपेंसेस है मैं उनको ऐड कर दूंगा अपने प्रॉफिट में, राइट, अपने प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे ऑपरेशनल रिलेटेड खर्चे नहीं है, ये मेरे ट्रू कैपेबिलिटी को नहीं दिखा रहे हैं, ये जानबूझ के मेरे प्रॉफिट को कम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम अदर नॉन ऑपरेटिंग रीजंस। पर मुझे ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट देखना है तो मैं इसको ऐड कर दूंगा, और जो भी माइनस क्या करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस कर दूंगा, राइट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस कर दूंगा, क्योंकि तुमने अपने बिजनेस के अलावा जो सोर्सेज से कमाया है वो प्रॉफिट में मैं क्यों ऐड करूं। मुझे देखना है कि तुमने अपने एक्चुअल बिजनेस से कितना कमाया, तुम्हें नॉन ऑपरेटिंग वाले हटा दूंगा कि भाई तुमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए थे उससे कुछ कमाया गेन, और स्टॉक से कमाया, तो वो मुझे प्रॉफिट में नहीं चाहिए, तो वो मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे प्रॉफिट से, एज सिंपल एज दैट। तो वही किया है, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं, ये ऐड हो रहा है। और जो गेन है, जो गेन है इंटरेस्ट इनकम, देखो इंटरेस्ट इनकम, अभी इंटरेस्ट कमाना क्या बिजनेस है क्या, इनका सोना BLW क्या नहीं है, तो जो इंटरेस्ट इनकम हुआ है भाई नेगेटिव, माइनस माइनस कर दो प्रॉफिट से, ये जो प्रॉफिट है इसमें से माइनस कर दो, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो गलती से खर्चा हुआ है, वन ऑफ आइटम हुआ है, वो ऐड कर दो। ये प्लस माइनस का गेम खेलने के बाद मेरे पास आ जाएगा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन हो गया ये कि ये प्रॉफिट जेन्युइन प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग से जुड़ा हुआ प्रॉफिट है ये कैश वाला, बट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। अभी आप बोलोगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या चीज़ है भाई, अरे बहुत ही सिंपल चीज़ है, बताता हूँ। नाउ दिस वर्किंग कैपिटल टेल्स यू व्हाट इज, नाउ सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ पे नोटबुक पे आ जाता हूँ मैं, एंड हियर यू हैव टू सिंपली रिमेंबर दैट कि वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट आपके आ जाते हैं और करंट लाइबिलिटीज आपके आ जाते हैं। करंट एसेट्स में आपका पैसा, अगर आप देख लेट्स से रॉ मटेरियल हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के पर्पज से देख रहे हैं, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो लेट सी दिस प्रॉपरली। कैश करंट एसेट्स में मैंने इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री खरीदी मतलब रॉ मटेरियल कुछ तो खरीदा होगा मैंने, गुड्स खरीदे अपने बिजनेस के लिए, कैश गया मेरा, कैश का आउटफ्लो हुआ मेरा, बिल्कुल हुआ, क्योंकि इन्वेंट्री खरीदा है ना मैंने, तो इन्वेंट्री इंक्रीज मतलब कैश डिक्रीज, माइनस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में से। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में यही होता है कि वर्किंग कैपिटल का मूवमेंट बताओ मुझे, वर्किंग कैपिटल मतलब जो इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स है करंट एसेट्स में से, राइट, जो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स है करंट एसेट में वो चीज़, और करंट लाइबिलिटीज में जो ट्रेड पेएबल्स है मेरे, मेनली ट्रेड पेबल्स को हम कंसिडर करते हैं, और दूसरे भी होते हैं एडवांसेस होते हैं, जो मैंने एडवांस मुझे मिला है कस्टमर से, क्योंकि ये चीज़ क्या है ना, एडवांस मुझे कस्टमर से मिल रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले के पहले ही, बट मैंने सर्विस अभी नहीं दी है, राइट, इसमें कंफ्यूज ना हो यार, ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको अपने आप। ट्रेड पेबल्स को ही सीरियसली लो अभी। तो करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स मुझे देने हैं पैसे यहाँ पे, राइट, सप्लायर को देने हैं पैसे, सप्लायर ने मुझे अभी छूट दी है कि भाई तुम 3 महीने के बाद दे सकते हो पैसे, अभी देने की ज़रूरत नहीं है, तो वह पैसा अभी भी है मेरे पास। तो ट्रेड पेएबल अगर इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड पेएबल इंक्रीज हो रहा है मतलब मैंने और उधार पे लिया है पैसा, कैश गया है क्या मेरा, कैश नहीं गया है मेरा, तो कैश जो है वो इंक्रीज होगा, राइट, कैश इंक्रीज होगा। तो करंट लाइबिलिटीज जब भी बढ़ रहा है मेरा, करंट लाइबिलिटीज की जो भी आइटम्स है मेरे, ट्रेड पेएबल से एडवांसेस है, तो इसका मतलब है कि कैश मेरा बढ़ रहा है, कैश मेरा बढ़ रहा है। और करंट एसेट जब भी इंक्रीज हो रहा है मतलब मैं कुछ ना कुछ एसेट खरीद रहा हूँ तो कैश जाएगा ही ना, सिंपल है। ट्रेड रिसीवेबल्स, किसी को मैं बेच रहा हूँ उसने पैसे दिए नहीं, और ट्रेड रिसीवेबल्स मेरा इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैं उधार पे बेचते ही जा रहा हूँ पर मुझे पैसे मिल नहीं रहे, बट मैंने P&L में दिखा रखे हैं कि रेवेन्यू आ गया है मेरे पास, बट कैश में तो नहीं मिले क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए नहीं थे, तो माइनस, करंट एसेट बढ़ेगा, कैश माइनस, करंट लाइबिलिटीज बढ़ेगा, कैश आ रहा है, करंट लाइबिलिटी आ रहा है, मतलब कुछ तो उधार पे ले रहे हो आप, राइट, कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है आपका, करंट लाइबिलिटीज में कैश आ रहा है, कैश आपके पास है। बट देखो ट्रेड पेबल्स में क्या हो रहा है ना, आपने P&L से माइनस कर दिया, आपने खर्चा दिखा दिया कि इन्वेंट्री मैंने जब खरीदी थी तो मैंने एक्सपेंस दिखा दिया इसको कि मैंने 100 रुपये का इन्वेंट्री खरीद लिया, तो आपने P&L में इसको खर्चा दिखा दिया था, आपने इसको एक्सपेंस दिखा दिया था, आपने माइनस कर दिया था, बट एक्चुअली आपने पैसा नहीं दिया है, एक्चुअली आपने पैसा दिया नहीं है, बट P&L में फिर भी आपको माइनस करना पड़ा क्योंकि आपको एक्सपेंस दिखाना पड़ता है, राइट, एक्रूअल बेसिस पे, बट कैश बेसिस पे आपका खर्चा हुआ नहीं है,
तो उसको ये जो मैंने माइनस किया है ना, मुझे कैश में फिर से इसे प्लस करना पड़ेगा। सिंपल रिवर्स कर रहे हैं इम्पैक्ट को। तो समझ लो क्या, सीए बढ़ रहा है, पैसा ब्लॉक हो रहा है, कैश जा रहा है, माइनस करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है मेरे पास, कैश प्लस। एज सिंपल एज दैट। करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है, कैश इनफ्लो, करंट एसेट्स बढ़ रहा है, कैश आउटफ्लो। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आते हैं वापस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के ऊपर, जो कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक पोर्शन है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया हमने बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, हमें समझ में आ गया। जहाँ पे हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एडजस्टमेंट किया, प्रॉफिट को क्लीन किया हमने, कितना कैश मिला है एक्चुअली ऑपरेटिंग के धंधे से। फिर अभी वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं इसका लॉजिक हमें समझ लिया। मूवमेंट इन इन्वेंट्री मतलब चेंज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बढ़ा है क्या? इन्वेंट्री बढ़ा है क्या? तो यहाँ पे आपको डिफरेंस चेक नहीं करना है। ये एक साल का आपको ये नेगेटिव फिगर दिख रही है, मतलब 214 वर्थ के इन्वेंट्री आपने ज्यादा खरीदे। ये कैसे चेक करें? इन्वेंट्री कहाँ पे होता है? बैलेंस शीट में होता है। तो चलिए बैलेंस शीट पे जाते हैं, देखते हैं जरा, वेरीफाई करते हैं कि 214 वर्थ के इन्वेंट्री क्या हमने खरीदे हैं क्या। लेट्स सी 21 करोड़ वर्थ के हमने इन्वेंट्री खरीदे हैं क्या, इन्वेंट्री बढ़ा है क्या। 322 करोड़ से 347 करोड़ हो गए। हाँ बिल्कुल, 21-25 करोड़ के वर्थ के इन्वेंट्री यहाँ पे बढ़े हैं। तो वही तो चीज बता रहा है कैश फ्लो। तो कैश फ्लो यहाँ पे कुछ नहीं है, वर्किंग कैपिटल जो है आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, इसका इंक्रीज डिक्रीज करा। इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आपको डिफरेंस लाना है कि इन्वेंट्री पहले कितना था, फिर बढ़ गया क्या? यस बढ़ गया। तो इन्वेंट्री का वो फिगर कितना खरीदा आपने। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हुआ है क्या, देखते हैं। 608 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स थे, इतनी उधारी थी, इतना पैसा लेना है मुझे, और अभी इस साल मुझे टोटल 648 करोड़ लेना है। तो 608 पिछले साल लेने थे, अभी इस साल 648 करोड़ लेना है। डिफरेंस कितना? 48 करोड़ एक्स्ट्रा उधारी दी है मैंने, तो एक्स्ट्रा पैसा ब्लॉक हुआ है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या रहेगा? 387 नेगेटिव नंबर, राइट, जो कि 38 करोड़ से, राइट, मिलियंस में है ना फिगर्स। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे गुरु मंत्र करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो नेगेटिव फिगर रहेगा, ऑब्वियसली कैश जा रहा है। ये नेगेटिव है मतलब क्या कि आपका पैसा फंस रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, मतलब आया है पैसा। मूवमेंट इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या है? करंट लायबिलिटीज है। तो यहाँ से करंट लायबिलिटीज का पोर्शन शुरू होता है हमारा। ये है करंट लायबिलिटीज का पोर्शन, इसके नीचे ये है, ऊपर का है करंट एसेट, ये नीचे का है करंट लायबिलिटीज। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज हुआ है, तो 104 करोड़ आए हैं नीचे। 104 नहीं, 10 करोड़ आए हैं हमारे पास। 17 करोड़ कैश आया है हमारे पास। 35 करोड़ का कैश है हमारे पास। दैट इज व्हाट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल टेल्स यू। नाउ ये वर्किंग कैपिटल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब भी अच्छे से समझ लो, इसका प्रैक्टिस करो, दूसरे जगह इसको और देखो अच्छे से, और एनालाइज करते रहो, क्योंकि तब मैं चीज रिपीट नहीं करूंगा। नाउ यहाँ पे देखिए कि कैश आपने कितना कमाया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 912 करोड़, 912 करोड़ मैंने कमाया। फिर इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल में कितना फंसा। भी हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्यों कर रहे हैं भाई, इतना झंझट क्यों कर रहे हैं? समझो जरा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको बता रहा है कि आपका सप्लायर एंड कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्या है। सप्लायर मतलब अभी देखो, इन्वेंट्री में खरीद रहा हूँ, सप्लायर से खरीद रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि मैंने इन्वेंट्री खरीदा तो कितना ब्लॉक हुआ है पैसा, कितना मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, राइट। इन्वेंट्री है अभी भी, आपने खरीदा है मतलब ब्लॉक हुआ है पैसा। तो एक्चुअल में इन्वेंट्री कितना पैसा खींच के ले जा रहा है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, वो समझ में आ रहा है। तो वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ रहा है ना, तो अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि आपका कैश कम हो रहा है। समझ में आया? इसलिए जब भी आप सुनोगे कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा चाहिए कंपनी के लिए, बहुत ही एक्सटेंसिव पैसा उठा रही है कंपनी। अभी सोना BLW का अगर हम देखेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 912 करोड़ में से वर्किंग कैपिटल चेंजेस करने के बाद भी सिर्फ और 848 करोड़ बच रहा है। मतलब वर्किंग कैपिटल आप डिफरेंस देख लो ना, कितना है? कुछ भी नहीं है। वर्किंग कैपिटल में थोड़ा ही पैसा इनका इन्वेस्टेड है, ज्यादा से ज्यादा पैसा फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टेड है। तो फिक्स एसेट्स में पैसा मुझे ज्यादा इन्वेस्टेड चाहिए। किस में चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, कोई नहीं बताता। फिक्स एसेट्स जो लॉन्ग टर्म वाले एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स बैलेंस शीट में, उसमें मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना है। और जो वर्किंग कैपिटल है, जो कि मुझे करंट एसेट वाला पोर्शन बताता है, राइट, नेट करंट एसेट मतलब करंट एसेट मतलब करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल में ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है ना, ये वाला, तो यहाँ पे मुझे कम इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे मुझे कम इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है इन्वेस्ट ही नहीं करना, ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट कम इन्वेस्ट करना है।
राइट। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स अगर कम है कंपनी को, दैट इज अ गुड साइन, या कम हो रहा है मतलब इफिशियंसी बढ़ रहा है। सो यू कैन नोट दिस एज अ पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर, ये एक फंडामेंटल ट्रिगर है। नाउ वर्किंग कैपिटल के बाद, वर्किंग कैपिटल में पैसा अटकने के बाद मेरे पास कितना बच रहा है, कैश एक्चुअली कितना जनरेट किया मैंने ऑपरेशन से, 848 करोड़ किया। ये कैश मैंने जनरेट किया 848 करोड़ पे, एक्चुअली टैक्स कितना पे किया, कितना पे किया 155 करोड़। आप बोलोगे भैया अभी तो इनकम टैक्स पेमेंट मुझे P&L स्टेटमेंट में भी तो दिखाई दिया था, ये है ना इनकम टैक्स एक्सपेंस 153 करोड़ का, तो वहां पे भी टैक्स पेड, यहाँ पे भी टोटल टैक्स एक्सपेंस। ये मामला क्या है, टोटल टैक्स एक्सपेंस है, पेड नहीं है। P&L आपको सिर्फ एक एक्रोल का पिक्चर बता रहा है, ये एक्सपेंस जो होना चाहिए, जो पे होना चाहिए, एक्चुअली कितना पे किया, कैश फ्लो, कैश फ्लो विल टेल यू द रियल पिक्चर। तो एक्रोल एंड कैश दोनों को साथ में देखना है, समझना है कि टैक्स एक्चुअल में कितना पे किया, 155 करोड़, जो कि बहुत ही क्लोज अमाउंट है यार, तो उसमें उतना चिंता नहीं है। तो बता रहा हूं मैं कैसे आप दूसरे कंपनीज, अभी ये अच्छी कंपनी है बट दूसरी कंपनीज जब आप करोगे तो आपको बुरे चीजें आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैश कितना आ रहा है, फिर वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा जा रहा है और कम बच रहा है मेरे पास, यार अच्छी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए तुरंत, पिछले साल कितना था अभी कितना है एक्सेट्रा आप देखोगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ऑपरेशन समझ में आ गया, खत्म बात। अभी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो ऐसे ही चीज है यार। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्ट किया, अभी यहाँ पे मैंने कमाया कितना आफ्टर टैक्स, कितना नेट नेट कमाया मैंने, 692 करोड़ कमाया। कमाने के बाद क्या करूंगा मैं, इन्वेस्ट करूंगा और अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करूंगा, जितना एग्रेसिवली बिजनेस री इन्वेस्ट करिए। अभी री इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस कर रही है अपने कोर बिजनेस ऑपरेशंस में, वो एक्चुअली दे प्रूव टू बी अ मल्टी बैगर, मतलब देयर इज अ हाई पोटेंशियल दैट दे कुड बी अ मल्टी बैगर। सो इफ दिस कंपनी इज इन्वेस्टिंग इनटू एन एसेट, तो वो कैसे समझ में आएगा, यहाँ से पैसा उठाया कंपनी ने और यहाँ पे डाल दिया, कितना डाल दिया, नेगेटिव ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पे खर्चा हुआ है 319 करोड़ खर्चा कर दिया, 692 में से 319 करोड़ मैंने एसेट्स पे डाल दिया। कैसे समझ में आया मुझे, पेमेंट्स फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वो, राइट। तो 319 करोड़ मैंने एसेट पे खर्चा किया, ये क्या बोल रहा है आपको, जरा दिमाग पे प्रेशर डालिए, ये क्या बोल रहा है आपको, दिस इज जस्ट टेलिंग यू द कैपेक्स अमाउंट मैन। यहाँ से कैपेक्स समझ में आ रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ये नंबर जितना ज्यादा बढ़ रहा है ना, दैट्स बेसिकली अ ग्रोथ सिग्नल, इट्स अ ग्रोथ सिग्नल, राइट इट डाउन, इट्स अ ग्रोथ सिग्नल, राइट। तो यहाँ से कैपेक्स मिल जाता है हमें, बैलेंस शीट से कैपेक्स मिल जाता है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, फिर भाई ये इन्वेस्ट किया हमने इतना, फिर ये जो है प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने बेच डाला, तो बेचने के बाद कितना पैसे आया वो इतना है, ये मेन चीज नहीं है, राइट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये कैपेक्स से कितना खर्चा कर रहे हो आप एसेट के ऊपर वो, और बेचने के बाद कितना पैसा आ रहा है वो इतना है, ये अच्छी चीज नहीं। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है ना, देन यू शुड एक्चुअली सी कि क्यों एसेट क्यों बेच रही है कंपनी, एसेट बेचने की चीज होती है क्या, नहीं, तो एसेट क्यों बेच रही है। अगर यहाँ पे बड़ा नंबर आ रहा है मतलब यू शुड रेज योर आईब्रोज, राइट, आपको देखना है और इन्वेस्टिगेट करना है। यहाँ पे जितना बड़ा अमाउंट हो उतना अच्छा ही है। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव ही रहेगा, ऐसा मत समझिए कि और नेगेटिव है, अच्छी चीज नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है ना, नाम से बोल रहा है इन्वेस्ट है, तो ये नेगेटिव ही चाहिए, नेगेटिव है मतलब इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, दैट्स इट। फिर और ये वही है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ना वो एसेट के खर्चे आएंगे, सिर्फ यहाँ पे लिख लो, जो आपके बैलेंस शीट में एसेट का पोर्शन होता है ना बड़ा सा, वो एसेट में जो फिक्स्ड एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, एनसीए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं, राइट। और इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हमने देखे थे ऊपर वो भी, तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग मतलब सोच लो ना, आप एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करो और इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये करो, तो नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स जो बैलेंस शीट का पोर्शन है उसके रिलेटेड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो ये इस तरीके से लिंक्ड है। लास्टली हम screener.in पे ये सारी चीज़ लिंक करके देखेंगे, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। आई नो सेशन बड़ा हो रहा है बट मुझे तो मज़ा आ रहा है यार। कैश फ्लो अभी ये देखिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, इंटरेस्ट रिसीव्ड देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो देख रहे हैं हम। अल्टीमेटली मैं एसेट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, बट कैश अगर आ रहा है इन्वेस्टिंग के सोर्स से, कैसे कैसे आ सकता है, एसेट बेच के, यस कैश आ सकता है। फिर उसके बाद मैंने जो एसेट में इन्वेस्ट कर रखे, इन्वेस्टमेंट्स कर रखे, मैंने शेयर्स बाय किए, तो वो भी यहाँ पे आएंगे क्योंकि शेयर्स इन्वेस्टिंग है, एसेट है, राइट, तो वो यहाँ पे आएगा आउटफ्लो के रूप में। तो यहाँ पे लेट्स से ये जो अमाउंट है इतना मैंने इन्वेस्ट कर रखा है शेयर्स में,
राइट, ये अमाउंट आ गया। शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, वो भी यहाँ पे ही आएगा इनफ्लो के रूप में, क्योंकि इन्वेस्टिंग के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है। वही चीज है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड कैसे होगा, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टमेंट्स करने पे होगा ना, तो इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ रहा है। अभी इंटरेस्ट पेड कर देता हूँ मैं इसको, इंटरेस्ट पेड कहाँ पे आएगा जरा सोचिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप। किस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कैपिटल के ऊपर जो कि आपने उठाया है। उठाने वाली चीज कहाँ पे आती है, सीएफएफ में आती है, जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट, बिल्कुल ना। प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, भाई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स से इतने पैसे उठाए मैंने, रीपेमेंट कितना किया, आउटफ्लो है 100 करोड़ का, रीपे कर दिया। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग से कितना आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब मैंने बोरो नहीं किया है, दैट्स अ गुड थिंग। पिछले साल बोरो किया था बट इस साल नहीं है, मतलब मैंने पे कर दिया, वो दिखाई दे रहा है, रीपेमेंट हो रहा है, तो रीपेमेंट का नंबर ज्यादा है, मतलब अच्छी चीज है, रीपे कर रहे हो आप, डीलेवरेजिंग कर रहे हो, अपनी बैलेंस शीट पे डेट उतार रहे हो नीचे। सो दिस आल्सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए, जल्दी सोचो, नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए, नेट अमाउंट नेगेटिव चाहिए हमें, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज बोलता है आपको आप पैसा कितना उठा रहे हो, पैसा कितना दे रहे हो। हमें चाहिए हमें पैसा देना है यार, लाइबिलिटी कम करना है जरा सा, जो बोरोइंग्स ले रखे थे मुझे दे देना है अपने प्रॉफिट से। अगर आप प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रहे हो तो आप दे दोगे, राइट। अगर आप प्रॉफिट्स नहीं कमा रहे हो देन आप नहीं दे पाओगे, वो बर्डन रहेगा इंटरेस्ट का, वो यहाँ पे समझ में आएगा। फिर डिविडेंड पेड, वही चीज़ है, डिविडेंड भी पे आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही करते हो, तो आपको हमेशा पे करना पड़ रहा है ना आपको, तो यहाँ पे इवेंचुअली पे करना पड़ रहा है, तो आउटफ्लो है वो कितना डिविडेंड पे किया वो भी आप यहाँ पे सीएफएफ में देख सकते हो। कितना किया कंपनी ने, 179 करोड़ के डिविडेंड बांट दिए प्रॉफिट में से। प्रॉफिट हुआ था कुछ 532 करोड़ का, 179 पे कर दिए, इससे डिविडेंड पे आउट रेशियो निकलता है। फिर उसके बाद ये हो गया, राइट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसका भी गुरु मंत्र लिख लो क्या, ये जो है ये इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का पोर्शन है बैलेंस शीट का। कौन सी चीज कहाँ पे कनेक्टेड है ना, ये लिख लो, ये बैलेंस शीट का जो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है, जाओ जो पैसा उठाया है मैंने, सोर्सेस ऑफ फंड्स, इक्विटी प्लस डेट, वो फाइनेंसिंग में आएगा। यहाँ पे एसेट्स आएगा, और ऑपरेशंस में तो हमने देख लिया काफी अच्छे से, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ही उल्टा कर रहे हैं, उसका जो एक्रूअल था उसको रिवर्स कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया। अभी नेट कैश पोजीशन कितना है, तो नेट कैश पोजीशन मुझे देखना है, तो यहाँ पे लास्टली देखो, नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये पॉजिटिव नंबर हमें नहीं चाहिए। पॉजिटिव क्या है, मतलब आपने उठाया है पैसा, ज्यादा उठाया है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये पॉजिटिव है तो बुरा ही है, बट जनरल लेवल पे बोल रहा हूँ मैं, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि हमें नेगेटिव चाहिए, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है कि आप रीपे कर रहे हो, आप अपनी लायबिलिटी कम कर रहे हो, और भाई लायबिलिटी कम करना मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ाना, राइट, और जिससे आपकी बुक वैल्यू बढ़ेगी, इक्विटी बढ़ेगा आपका। इक्वेशन ध्यान में रखना है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। मैं यहाँ वहाँ ही घुमा रहा हूँ, तो एसेट की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, राइट, लायबिलिटी कम होगा तो इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी, तो वही चाहिए। तो यहाँ पे मैं रीपे कर रहा हूँ, मतलब बोरोइंग्स कम हो रहे हैं मेरे, रिपेमेंट कर रहा हूँ मैं पैसों का, दैट्स इज गुड थिंग। फिर उसके बाद ये जो है, ये जो बोल्ड अक्षरों में इन्होंने लिखा है, नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इतना है 692 करोड़। 692 करोड़ में से मैंने इतने इन्वेस्ट कर दिए 471 करोड़, 471 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, और उसके बाद बाकी का पैसा मैंने यहाँ पे 174 करोड़ यहाँ पे भी रिपे कर दिए बोरोइंग्स। तो कैश कमाया, कैश गया, यहाँ से समझ में आ गया। अभी नेट कैश पोजीशन क्या है, मतलब इसको इसका प्लस एंड माइनस जो हमने किया था अभी रफ वर्क में, तो नेट कैश पोजीशन हमारा है 46 करोड़ का, कि इतना कैश बच रहा है, राइट, इतना कैश टोटल बच रहा है, CFO प्लस CFI प्लस CFF, इट गिव्स यू द नेट कैश पोजीशन। शुरुआत में पैसा कितना था बैलेंस शीट में, 44 करोड़ का था, फिर 44 करोड़ में 46 करोड़ ऐड कर दो तो 91 करोड़ आ जाएगा, तो इतना कैश ये बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पे बैलेंस शीट कहाँ पे गया भाई, बैलेंस शीट में जो कैश का पोजीशन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें ये ऐड हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे जरा देखिए 257 से ये मिलियन से 1831 मिलियंस हो रहा है, बहुत ही बड़ा जंप है, मतलब कैश रेज किया है कंपनी ने, राइट, जो कि इक्विटी कैपिटल में भी हमें दिख रहा था, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 585 करोड़ से 586 करोड़ का यहाँ पे कैपिटल हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पैसा रेज किया है इन्होंने, उसके कारण कैश बढ़ा होगा, और इन्होंने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट किया है ना, इसलिए इनका कैश बढ़ गया है। तो ये चीज़ आपको देखनी है तुरंत। तो अभी ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, बट यहाँ पे
एनुअल रिपोर्ट से आपको मैं हर एक चीज़ बता दी कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट्स फॉर्म होते हैं, इसका लॉजिक क्या है, कैसे कनेक्ट करना है हर एक चीज़ों को, और ये कैश पोजीशन बता रहा है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। अब भी ये screener.in पे देखेंगे, अभी और ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा जब हम इंटरप्रिटेशन screener.in पे करेंगे, बहुत जल्दी से करेंगे, हर एक चीज़ का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। पहले डिफिकल्ट काम करो, डिफिकल्ट चीज़ें समझो, जिससे आसान चीज़ ना और आसान हो जाती है। एक छोटी सी चीज़ छूट गई मेरे से, जो कि थी P&L स्टेटमेंट में, जो है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। ये क्या है, जल्दी से बता देता हूँ यार, बहुत सिंपल है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये बिजनेस है, प्रॉफिट कमा लिया, फिर उसके नीचे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का सेक्शन देना पड़ता है, कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से नाम से समझो क्या बोल रहा है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब इनकम कमाया मैंने जो बिजनेस ऑपरेशन से उसके अलावा, राइट। अगेन बिजनेस जिस प्रोडक्ट जो कोर बिजनेस ऑपरेशन से उसके अलावा सोर्सेस से जो कमा रहा हूं वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ रहा है। अभी आप मुझे पूछोगे कि भाई ये अदर इनकम क्या है, अदर इनकम और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसमें डिफरेंस क्या है। ये भी तो बोल रहा है कि जो दूसरे बिजनेस ऑपरेशन से मैं कमा रहा हूँ वो यहाँ पे आ रहा है, राइट। अभी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर जो बेच रहा हूँ मैं, वो मेन ऑपरेशन से जो कमा रहा हूँ मैं वो यहाँ पे आ रहा है, और जो मेन ऑपरेशन के अलावा सोर्सेस से कमा रहा हूँ वो यहाँ पे आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अनरियलाइज चीज होती है कि बुक नहीं किया है आपने, आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स टिकटॉक ग्रीन रेड कर रहे हैं, राइट, वो अनरियलाइज्ड है, राइट, वो पेपर पे दिखाई दे रहा है आपको, आपने बुक नहीं किया। आप जब लॉस अपना बुक करोगे, आप जब अपना प्रॉफिट बुक करोगे, तब तो वो आपके घर में आएगा ना। दैट इज व्हाट, दैट इज अदर इनकम, कि जो आपने बुक किया है दूसरे सोर्सेज से आने वाला पैसा, दैट विल कम अंडर अदर इनकम। एंड जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में है, मतलब जो आपने अनरियलाइज्ड है, जो अनरियलाइज अभी तक हमने बुक नहीं किया है, बट अदर सोर्सेज से पैसा वो जनरेट हो रहा है, जैसे कि लैंड की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही, कुछ एसेट वैल्यू बढ़ रहा है, राइट, बट बुक नहीं किया है आपने, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगा। डिफरेंस इज ओनली दैट अदर इनकम इज रियलाइज्ड, दैट इज बुक्ड, एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज अनरियलाइज्ड, एज सिंपल एज दैट। नाउ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ये कर लिया, तो ये कितना कमाया कंपनी ने यहाँ पे, मेन बिजनेस करके, यहाँ पे ये मेन बिजनेस का नहीं होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी इसमें जो जुड़ा हुआ है, राइट। तो 517 करोड़ से प्रॉफिट है, बुक्ड प्रॉफिट है, इसमें मैंने 27 का अनरियलाइज गेन है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मुझे अगर देखना हो तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 520 करोड़ का मैंने टोटल इनकम कमाया। अगर कभी आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बड़ा अमाउंट दिखाई देता है, अभी यहाँ पे नेग्लिजिबल है, मतलब कुछ भी नहीं है, बट बड़ा अमाउंट दिखाई दे रहा है ना, यू शुड इन्वेस्टिगेट फर्दर। फिर प्रॉफिट किसको एट्रीब्यूट करता है, ओनर्स ऑफ द पेरेंट वालों को। फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अभी बोला था, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके लिए प्रॉफिट हमें अलग से इकट्ठा करके सेव करना पड़ता है, जो कि 5.09, राइट, नेग्लिजिबल अमाउंट। ओनर्स ऑफ द पेरेंट, तो ये कितने प्रॉफिट किसको एट्रीब्यूट करता है, हमें। ओनर्स ऑफ द पेरेंट मतलब वी शेयर होल्डर्स, ओनर्स ऑफ द पेरेंट मीन्स वो शेयर होल्डर्स, ये हमारा प्रॉफिट है 519 करोड़, ये हमें एट्रीब्यूट करता है। ईपीएस सबसे इंपॉर्टेंट, अर्निंग पर शेयर, इसको, ये बहुत सिंपल चीज है भाई। ये जो नेट प्रॉफिट आपने कमाया है, ये जो नेट प्रॉफिट आपने कमाया है, ये पर शेयर होल्डर, मुझे देखना है कि ये जो टोटल कंपनी का प्रॉफिट है, ये पर शेयर पे कितना कमाया आपने, मुझे ये देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी के, जो कि आपको नोट में मिल जाएगा इक्विटी कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल सर्च कीजिए, कंट्रोल एफ में आप सर्च कीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल सर्च कीजिए, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स का आपको फिगर देखने को मिलेगा। वो नंबर ऑफ शेयर्स उठाइए, 585 मिलियन कुछ है, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर नाउ। 517 डिवाइडेड बाय 585 कर दो, एंड फिर आपके पास ईपीएस आ जाएगा। अभी मेरे दिमाग में फिगर्स नहीं है, बट आप वो कर लो, राइट। तो ईपीएस एंड डीपीएस, डाइल्यूटेड पर शेयर, डाइल्यूटेड मैं नहीं बताऊंगा अभी, एक एडवांस टॉपिक है। यहाँ पे वो डाइल्यूटेड ईपीएस हमेशा कम ही रहता है, यहाँ पे कोई अभी यहाँ पे डाइल्यूटिव ईपीएस और अर्निंग पर शेयर एक ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज नहीं है, कन्वर्टेबल वारंट्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेट्रा, जो कि मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो ये डाइल्यूटिव ईपीएस, डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज नहीं है, तो डाइल्यूटिव ईपीएस और अर्निंग पर शेयर एक ही रहता है। बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटिव ईपीएस एक ही रहेगा, अगर डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज नहीं है तो उसमें मत जाइए अभी आप, राइट। तो ईपीएस समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, screener.in पे चलते हैं जल्दी से। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट विद द इंटरप्रिटेशन कि मेन आपको कैसे करना है अभी, राइट। ये कहानी बताना जरूरी था, इसको आपको रिपीट करना है बहुत बार। आपको एनुअल रिपोर्ट से पहले एनालाइज करना है, फिर यहाँ पे आके एनालाइज करना है। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स तो वो हम नहीं देखेंगे अभी। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज। मैं सोना BLW के इस पे आ गया,
सेल्स कर रही है कंपनी कितना, यहाँ से तुरंत मुझे समझ में आता है सेल्स ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ देखूंगा कि ग्रोथ कब से बढ़ रही है, ये YOY ग्रोथ रेट है, राइट। इसका ये 2676 डिवाइडेड बाई 2131 -1 करोगे ना तो ये ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगा कि कितना ग्रोथ हुआ है इस साल के मुकाबले। 25% ग्रो हुआ है, 36% ग्रो है, तो 50% को ग्रोथ हुआ है 2021 में। सबसे तगड़ी ग्रोथ रेट यहाँ पे दिया है, राइट। सबसे तगड़ी ग्रोथ रेट सेल्स में यहाँ पे शो हुआ था फाइनेंशियल ईयर 21 में। तो अभी ये ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। फिर एक्सपेंसेस पे प्लस आइकॉन। फिर यहाँ पे क्या है भाई, ये सेल्स करने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से फिगर उठाया है, राइट। अभी आपको कनेक्ट करना है सारी चीज, राइट। मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ना, वो सेल्स में था। अभी एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस को इन्होंने बांट दिया है। कैसे बांट दिया है? मटेरियल कॉस्ट COGS, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है आपको कभी, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इसको 100 से माइनस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज है, सिंपल, राइट। तो ये मेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये जो एक्सपेंसेस दिखा रहा है स्क्रीनर आपको, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिखा रहा है, इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है। कैसे नहीं है बोल रहे हो आप? यहाँ पे नीचे इंटरेस्ट दिया ना इन्होंने, मतलब इंटरेस्ट इसमें नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ये ऑपरेटिंग लेवल का एक्सपेंस है, सिर्फ जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, जो मेन खर्चा मैंने किया है अपने धंधे को, अपने धंधे से रेवेन्यू कमाने के लिए, अपना कंपोनेंट्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बना के बेचने के लिए, वो यहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा वो बाद में जब प्रॉफिट कमाएंगे हम तब, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्टर की फीस एक्सेट्रा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग लेवल पे कितना कमाया मैंने, राइट। ऑपरेशन से कितना कमा पा रहा हूँ, अपने मेन धंधे से 981 करोड़ कमा पा रहा हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, मार्जिन पूरा अच्छे से समझ लिया था सेशन 1 में हमने, कि इसको हमने डिवाइड करना है इसके साथ, राइट, सेल्स के साथ। तो 981 डिवाइडेड बाई ये जब करोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऑपरेटिंग लेवल पे कितना मेरे हाथ में आ रहा है पैसा। 981 करोड़ आ रहा है 3479 करोड़ में से, तो इतना अल्टीमेटली पैसा मैं कमा पा रहा हूँ ऑपरेटिंग लेवल पे। फिर अदर इनकम जोड़ूंगा मैं, वो ऑपरेटिंग इनकम जो कि हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आने के लिए। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस, सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा देंगे बाद में, और फिर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, राइट, एंड नेट प्रॉफिट और EPS। सो दिस वाज वेरी सिंपल, राइट। एक चीज़ मुझे बतानी है, ये पहले ही बताना था मुझे एक्चुअली। यहाँ पे ना स्मार्ट एनालाइज आप देख पा रहे होंगे, स्मार्ट एनालाइज। ये स्मार्ट एनालाइज कैसे आया है? स्मार्ट एनालाइज अभी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, या वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो उसमें बताया हुआ है मैंने। ये डाउनलोड करना एक्सटेंशन है स्मार्ट एनालाइज स्क्रीनर, आप क्रोम में डाल दो इसको और आपको मिल जाएगा कि स्मार्ट एनालाइज स्क्रीनर, ऐसे डाल दो आपको मिल जाएगा। ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ना एडिशनल रेशियोज देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में। ये कॉमन साइज देखने को मिलेगा, राइट, कॉमन साइज वगैरह एक्सेट्रा। अभी इसका कैसे यूज करना है हमें, ये आगे के चैप्टर्स में, सब सेशंस में हम देखेंगे, राइट। ये सेशन 2 चल रहा है हमारा, आगे के सेशंस में देखेंगे। अभी ये वीडियो में करेक्ट समझा दिया है मैंने, इंटरलिंक कैसे करते हैं वो सारी चीज़ देख लिया है। अभी ये सब कुछ आपको एक बार खुद से देखना है, कैसा करना है कैसे नहीं, एंड मैं बाद में भी आपको बता दूंगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लिया हमने यहाँ पे। फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट वही चीज़ कि यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड्स है। स्क्रीनर.इन यहाँ पे क्या करता है, स्क्रीनर.इन ऊपर में सोर्सेस ऑफ फंड्स देता है आपको। यहाँ पे ये वाला सेक्शन सोर्सेस ऑफ फंड्स का है, और ये वाला सेक्शन जो है, यहाँ से पैसा उठाया आपने, आई टुक मनी फ्रॉम हियर एंड वेयर आई इन्वेस्टेड दैट मनी, जो ये सेक्शन बताएगा। सिंपल। फिक्स एसेट्स, ये जो है पोर्शन है, ये नॉन करंट एसेट वाला पोर्शन है। दिस इज नॉन करंट एसेट, लंबा लॉन्ग टर्म वाला एसेट। और ये जो है अदर एसेट्स, इसमें छोटे वाले एसेट्स है, करंट एसेट्स, राइट। और ये जो इक्विटी कैपिटल है और रिजर्व्स है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो वही चीज़, रिजर्व्स मतलब वही अदर इक्विटी एनुअल रिपोर्ट वाला। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको शेयर होल्डर फंड्स देगा। कि शेयर होल्डर का पैसा कितना है भाई, ये बता दे मुझे। शेयर होल्डर का पैसा कितना है, शेयर कैपिटल में इतना था, IPO के वक्त मैंने इतना उठाया आपके फेस वैल्यू के बेसिस पे, और फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितना है अभी तक, कंपनी शुरू होने से लेके अभी तक कितना शेयर होल्डर के ऊपर, कैपिटल के ऊपर कितना कमाया है, वो चीज़। तो 4609 प्लस 621 करोगे तो आपको कंपनी की नेटवर्थ मिल जाएगी। इक्विटी को ही नेटवर्थ बोलते हैं, कि भाई टोटल नेटवर्थ कितनी है कंपनी की, क्योंकि ये इक्विटी है ना, एसेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो ये चीज़ आ जाएगा, तो इसको नेटवर्थ बोलते हैं, कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। फिर बोरोइंग्स में यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो बोरोइंग्स को आप एक्सटेंड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपको दिखेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी इन्होंने एक ही इसमें डाल दिया है। तो इसमें से सिंपल आपको बोरोइंग समझ में आएगा कि क्या है। तो इक्विटी से पैसा ऊपर है,
मैंने इक्विटी से पैसा उठाया, बोरोइंग्स क्रेडिटर्स से कितना पैसा उठाया मैंने, बाहर के लोगों से कितना पैसा उठाया मैंने, तो ये क्रेडिटर्स से पैसा उठाया मैंने, तो उनको मुझे ये देना है 202 करोड़ मैंने बोरोइंग्स उठाया है। पर देखो ज़रा 412 में से सिर्फ 202 बचा है, मतलब डीलेवरेजिंग हो रहा है, डेट कम हो रहा है, वो हमने एनुअल रिपोर्ट में भी देखा था। अदर लाइबिलिटीज़ मतलब करंट लाइबिलिटीज़, इसमें सारी चीज़ आ जाती है आपकी, ट्रेड पेएबल्स आ जाएगी एक्सेट्रा। जैसे कि यहाँ पे देखिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी इन्होंने यहाँ पे डाल दिया, इसको इग्नोर कीजिए। ट्रेड पेएबल्स एडवांस फ्रॉम कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड पेएबल्स है, और यही फिगर बड़ा है, राइट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को अभी आप छोड़ सकते हो, आपको मेन बिजनेस को समझना है। 352 करोड़, तो यहाँ पे 298 से कैसे मूवमेंट हो रहा है वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज आ रहा है, इतना तो समझ में आ गया, राइट। तो ऊपर है इक्विटी, फिर नीचे बोरोइंग्स, और फिर करंट लाइबिलिटीज कितना है, फिर वो पैसा मैंने जो लिया फिर वो कैसे डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स, मुझे कैपेक्स के बारे में बताएंगे, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है मतलब यस कंपनी इज एक्सपैंडिंग, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस कितना चल रहा है कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट्स कंपनी कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे बीच में बहुत बड़ा नंबर आ गया 2023 में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया होगा यहाँ पे ज़्यादा। तो ये इन्वेस्टमेंट्स को हम चेक कर सकते हैं कहाँ पे, कैश फ्लोज में, इन्वेस्टिंग में जाएंगे हम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में समझ में आएगा कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2023 में ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट परचेस्ड -229, यस कनेक्टेड है ना, सारी चीज़ें कनेक्टेड है, एसेट्स है तो यहाँ पे आ जाएंगे, कितने फिक्स एसेट्स परचेस किए सब कुछ -335, फिर -320 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ इस साल, पिछले साल हुआ -335 करोड़। तो वो यहाँ पे आप मूवमेंट में देख सकते हो, बैलेंस शीट में आपको डिफरेंस लेके समझ में आएगा कि उस साल में क्या हो रहा है, राइट, क्योंकि बैलेंस शीट क्यूमुलेटिव बताता है आपको, राइट। तो 6 मंथ्स का बैलेंस शीट है ये, सितंबर 2024 फाइनेंशियल 25 का, H1 फाइनेंशियल 2025 का ये फिगर है। तो 1951 से 2243 आया है, तो ये इसका ही डिफरेंस रहेगा, राइट। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है वो चीज़ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, फिक्स एसेट्स परचेस में ही आता है वो। अगर फिक्स एसेट्स यहाँ पे कम हो रहा है, राइट, तो वो यहाँ पे दिखाई देगा फिक्स एसेट्स सोल्ड में, और यहाँ पे कुछ एसेट बेचा नहीं है, बेच के यहाँ पे देखो 3 करोड़ रुपए आए हैं, तो इस साल फिक्स एसेट बेचा था वो, जो कि नेग्लिजिबल है, राइट। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे रिलेटेड है वो तो आपको पता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और बैलेंस शीट का जो वर्किंग कैपिटल का पोर्शन है वो यहाँ पे आता है। इसका लॉजिक समझ लेते हैं जल्दी से, पता है हमें बट इंटरप्रिटेशन करना सीख रहे हैं। 567 करोड़ का है मेरा, राइट, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिखाई दे रहा है 693 करोड़ का, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज़्यादा है नेट प्रॉफिट से, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे ज़रा समझिए कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट में ऐड किए थे चीज़ों को, राइट। 567 का ये है मेरा, फिर नेट प्रॉफिट में हम यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं ना इस डिप्रिसिएशन को, जो कि नॉन कैश, जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ ही नहीं है उसको आप एक्सपेंस दिखा रहे हो P&L में, क्योंकि आपको ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना पड़ता है डिप्रिसिएशन का, एक्सपेंस का, बट कैश फ्लो में वो एक्सपेंस हुआ ही नहीं, इसलिए वो ऐड ही रहेगा 693 में। तो वो चीज़ें मैं रिपीट नहीं करने वाला, वो समझा दिया है मैंने आपको। तो 693 कैश मेरा जनरेट किया है, कैश मैंने जनरेट किया है, तो यहाँ पे वही चीज़ ब्रेकअप प्रोवाइड कर रहा है कि ये कैश जनरेट करने के बाद -39 रिसीवेबल्स में अटका पड़ा हुआ है, -21 करोड़ इन्वेंट्री में अटका पड़ा हुआ है, फिर पेएबल्स 35 करोड़, फिर टोटल वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है, राइट। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब ये वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट कर रखा है वो चीज़ है, फिर टैक्स कितना पे किया, राइट, और फिर ये फिगर आएगा, राइट। और ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, इससे इसमें ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल का, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, इसमें ये कर रहे हैं। अभी बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि ये फिगर आया कहाँ से। अगर आप क्यूरियस हो ना तो आपको ये सवाल आना चाहिए कि ये आया कहाँ से फिगर, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बोल रहा है, क्या करना पड़ेगा, सोचो सोचो सोचो। P&L नेट प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए मुझे, तो मुझे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाने पड़ेंगे। क्या क्या है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट हटाओ इसको, 567 हटाओ नहीं, ऐड करो इसको, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, तो इसको ऐड करना है प्रॉफिट्स में, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही हटाना है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है, ताकि मैं जान सकूं कि मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया ऑपरेटिंग लेवल पे। तो 567 प्लस 34 कीजिए, प्लस 239 कीजिए, और अदर इनकम को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये इनकम हुआ है अदर सोर्सेज से, जो कि मेरी काम की चीज़ नहीं है, इसको मैं माइनस कर दूंगा तो आपको ये फिगर मिल जाएगी। खुद कर लेना ट्राई, ये आ जाएगा फिगर, राइट। एग्जैक्टली मैच भी नहीं हो रहा है तो चिंता मत करो, यहाँ वट 19-20 चीज़ें हो जाती है, 19-20 हो जाती है। नाउ कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वही चीज़ कि शेयर से कितना आ रहा है पैसा, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग्स इतना किया है, इस साल बहुत तगड़ा रीपेमेंट किया इन्होंने, राइट, अपने बोरोइंग्स ही कम कर दिए बहुत ज़्यादा, वो हम बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं। डिविडेंड पे कितना किया है, 120 करोड़ का किया था, अभी इस साल 179 करोड़ का किया है। तो डिविडेंड ज़्यादा पे कर रही है, मतलब खुद री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर रही है, इससे ये समझ में आता है। अदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फिर नेट कैश फ्लो 47 करोड़ का है, जो कि हमने वहाँ पे भी देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, राइट। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे लिंक्ड है, और प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स जब हम एनालाइज करते हैं ना, हमेशा सेल्स को आपको बैलेंस शीट की ये इन्वेंट्री से देखना है कि सेल्स जब आप कर रहे हो तो सेल्स करने के बाद मुझे पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा जल्दी, उधार पे आप मोस्टली काम करते हो, तो जो उधार पे कर रहे हो तो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्रीज होगा ही। तो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज होना अच्छा नहीं है, अभी हमने देखा था, बट आपको ऐसे जज नहीं करना है, आपको 648 डिवाइडेड बाय ये करना है, इसका फाइनेंशियल ईयर 23 का फिगर, उसका परसेंटेज देखना है कि ट्रेड रिसीवेबल्स का परसेंटेज कितना इंक्रीज हो रहा है। तो 609 डिवाइडेड बाय ये जब करोगे सेल्स, एंड देन उसका नेक्स्ट फिगर क्या है, 648 डिवाइडेड बाय 3185, जो ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज वाइज आपको देखना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है। अगर सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है बट ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रेड फ्लैग है कि आप यहाँ पे आपको पैसा मिल ही नहीं रहा है, कलेक्शन हो ही नहीं रहा है, राइट। और इन्वेंट्री को भी सेल्स के साथ ही कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंसेस जो है मतलब खर्चा कर रहे हो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स पे, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री के साथ आप कंपेयर करते हो। ये रेशियोज में हम और अच्छे से समझेंगे इस चीज को, अभी क्रक्स समझो क्या है, रिवाइज करिए इस चीज को, अच्छे से देखिए और अलग सोर्सेज से देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको फाइनेंशियल चेकलिस्ट दूंगा और पॉलिश वर्जन दूंगा इसका भी, जो भी चीजें समझे इसको मैं क्लब करके एक फाइनेंशियल चेकलिस्ट बनाएंगे हम, कि ग्रोथ पैरामीटर्स क्या चेक करना है, ईपीएस कैसे चेक करना है, कैसे परसेंटेज ऑफ सेल्स चेक करना है, एक्सेट्रा। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा वो फाइनेंशियल चेकलिस्ट का, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम रेशियो एनालिसिस के साथ, जिसमें बहुत मजा आएगा, राइट। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमने देख ली, आई होप कि आपको मजा आया होगा एंड बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, इसको प्रैक्टिस करना प्लीज जरूर, एंड पसंद आया हो ना तो आप काम कर सकते हो सब्सक्राइब का, नहीं तो फिर भी चल जाएगा। तो बाय बाय।